अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी और हसन सलीम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल सलाम की फिज़िक्स में कंट्रीब्यूशंस और उनको जो नोबेल इनाम मिला था, वो वाकई इनाम के हकदार थे या नहीं थे। क्योंकि हमारे यहाँ आजकल डॉक्टर साहब के खिलाफ कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिनसे लोगों के दिलों में हो सकता है कि कुछ शकूक व शुबहात हों। तो आज हम हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद नवान साहब और डॉक्टर आकिफ खान साहब मौजूद हैं। और वो दोनों जो हैं वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर नोमान जो हैं वो पीएचडी हैं फिजिक्स में, कंडेंस मैटर फिजिक्स में उनकी रिसर्च है। पाकिस्तान में नर्स में पढ़ाते हैं और आजकल ऑस्ट्रिया में है एक रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहाँ पे वो दुनिया के बहुत से दूसरे साइंसदानों के साथ मिलकर कंडेंस मैटर पर रिसर्च कर रहे हैं। और डॉक्टर आकिफ खान साहब जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी है उनकी। वो भी पढ़ाते हैं। और कायद आज़म यूनिवर्सिटी के साथ में से उन्होंने मास्टर्स किया था। उसके अलावा नस से उन्होंने मास्टर्स किया था, तो दो मास्टर्स कर रखे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, पीएचडी कर रखी है उन्होंने। और उसके अलावा पोस्ट डॉक किया है उन्होंने। और आजकल जाने वाले हैं जर्मनी में सीनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन पे। और इस वक्त वो चाइना में रिसर्च फेलो की पोजीशन पे हैं। और उसके अलावा डॉक्टर साहब जो हैं वो उनकी अपनी पॉडकास्ट है, लिखते हैं, ब्लॉगर हैं। बहुत सी जगहों पे शायद आपने उनका नाम देखा होगा। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये दो एक्सपर्ट हमारे पास हैं। और उसके अलावा आप जानते हैं कि हसन सलीम साइंस की दुनिया के एडमिन हैं और ये भी फिजिक्स में पीएचडी कर रहे हैं। और डॉक्टर अब्दुल सलाम पर इन्होंने खुद बहुत रिसर्च की है, बहुत सा मटेरियल इकट्ठा किया है। तो ये तीनों लोग जो हैं डॉक्टर साहब के काम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और उसके अलावा जो साइंसी तहकीक का, पेपर लिखने का और उसके बाद जो पेपर शाया होने का जो प्रोसेस है, जिसको पीयर रिव्यू प्रोसेस कहते हैं, उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा डॉक्टर नौमान को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में और जो नोबेल का जो प्रोसेस के बारे में हमें अपने ख्याल से आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया कदीर कुरैशी साहब और इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर साइंसी हवाले से अगर बात की जाए तो सामने ये कुछ ही नाम आते हैं और उसके अंदर सबसे बड़ा प्रोमिनेंट नाम जो है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम का है। तो उनकी कंट्रीब्यूशन और उनकी जो साइंस की दुनिया के अंदर उमूमन जो उनकी पोजीशन है उस हवाले से बात करना ज़रूरी है। तो जनरली आई थिंक हम सारे साइंस की फील्ड से वाबस्ता हैं और हमें पता है कि साइंस के अंदर चीज़ें कैसे काम करती हैं। अम, दूसरी जंग अजीम के बाद पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर काम बहुत तेज हुआ था। 1950 से ऑनवर्ड्स 19 आप समझ लें 80s तक ये वो दौर है कि काम बहुत आप समझ लें एक्सपोनेंशियली फास्ट था। और इसके अंदर बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन की है पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। मैं बहुत जनरल इसका ओवरव्यू दूंगा क्योंकि आई थिंक पार्टिकल फिजिक्स के लोग इस हवाले से ज़्यादा डिटेल से उनके साइंटिफिक एस्पेक्ट के ऊपर तफसील से बात कर सकते हैं। जी। मैं एक ब्रॉडर ब्रॉडर कंटेक्स्ट बताऊंगा कि उसके अंदर हो क्या रहा था उस दौर के अंदर। तो हम सब कह रहे हैं मैं 1912 के अंदर 1912 में सुपर कंडक्टिविटी इजाद हुई थी। कैमरलिंग ऑनेस्ट ने की थी, एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी थी बहुत बड़ी। और फिर उसको अंडरस्टैंड करने के हवाले से उसके अंदर फिर आई थिंक तकरीबन 45 साल का अरसा लगा कोई थ्योरी बनाने के अंदर। हम्म। 1957 में बर्दीन, कूपर एंड श्रीफर ये तीन साइंसदान थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी जो हमें हेल्प कर रही थी उस सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के अंदर। तो ये थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि हो क्या रहा जी। था उस दौर में। सही। हम्म। और इसको फिर हम कनेक्ट करेंगे कि सलाम की कंट्रीब्यूशन क्या थी। और वो जनरली सिर्फ हमारा तो ये तासर है कि वो सिर्फ पार्टिकल फिजिक्स और इस फील्ड के अंदर उनकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो काफी कनेक्टेड है बाकी फील्ड्स के साथ भी।
सुपर कंडक्टिविटी, कंडेंस मैटर फिजिक्स, ये क्योंकि मेरी फील्ड है तो मैं उसके साथ अपना जो हमारा लिंक है वो मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली साइंस के अंदर चूंकि दोनों तरह से चीजें काम करते हैं कि या तो एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी होती है और फिर उसके लिए थ्योरी प्रपोज की जाती है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आई है इसको ड्राइव करने के पीछे कौन से लॉज हैं, या अगर नहीं है तो कौन से लॉ पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के अंदर फिर डिफरेंट किस्म के, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वो थी, डिस्कवरी थी, तो डिफरेंट मॉडल्स आए, लंदन इक्वेशंस आई, बाकी ये कंडेंस मैटर फिजिक्स से या फिजिक्स के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स जिन्होंने यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ी है। 1957 की ये थ्योरी आई थी, लेकिन इस थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम ये था कि इसके अंदर एक सिमेट्री है जिसको गेज सिमेट्री कहते हैं, वो ब्रेक होती है। तो इस हवाले से काम चल रहा था और ये एक प्रॉब्लम था कि जी अगर गेज सिमेट्री ब्रेक हो रही है तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे फिक्स किया जाए। तो इस दौरान आई थिंक 1962 में शायद सलाम, गोल्डस्टोन और वाइनबर्ग इन्होंने एक पेपर लिखा था ब्रोकन सिमेट्रीज के ऊपर। और जब ये गोल्डस्टोन भी आई थिंक पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड था, लेकिन उनकी इस थ्योरी के बाद ये चीज कंडेंस मैटर फिजिक्स के अंदर भी आ गई कि जी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट हमें हेल्प कर सकता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बीसीएस थ्योरी का, बल्कि ये एक चीज है जो जो पॉसिबिलिटी है इसकी, ये हो सकती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर गिलमान की भी, मोरे गिलमान, इस गिलमान का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इनको 10 साल पहले, सलाम से 10 साल पहले 1969 में नोबेल प्राइज मिला था। और इनकी एक और अहमियत इस हवाले से है कि सलाम के बारे में जब बात होती है कि जी उनकी रिकमेंडेशंस भेजी थी डिराक ने, आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जब ये डिस्कशन हो रही थी तो उसके अंदर इस एस्पेक्ट का भी जिक्र किया गया था कि जी उनको डिराक ने रिकमेंड किया था। तो ग्लाशोफ के केस को स्ट्रांगली सपोर्ट करने के अंदर गिलमान का किरदार था। और कहा जाता है कि इस रेस के अंदर एंड तक उनका इस तरह से जिक्र नहीं हो रहा था कि जितना गिलमान ने फिर एंड पे उसको सपोर्ट किया। बहरहाल ये उसका एक और मौजू है, एक और पहलू है। लेकिन ये चीजें चल रही थी तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पार्टिकल फिजिक्स से हट के सलाम का काम कंडेंस मैटर फिजिक्स के अंदर कैसे इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए एक थ्योरी जब डेवलप हो रही है उसके अंदर इनडायरेक्टली, तो ये तो डेफिनेटली आई थिंक सलाम की जो कंट्रीब्यूशन है उससे कोई इनकार नहीं है। और जाहिर बात है इसके ऊपर अगर कोई मुझे बताएगा तो डेफिनेटली मैं पहले ये सवाल पूछूंगा कि अगर कोई उनकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से ये कह रहा है कि ये उस लेवल की कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सवाल ये होगा कि जो बंदा क्लेम कर रहा है उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है। क्योंकि ये सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और पूरी दुनिया के अंदर जनरली एक रिवाज है कि मास्टर्स के स्टूडेंट को इवेलुएट करने के लिए पीएचडीज होते हैं, बिल्कुल। पीएचडीज को इवेलुएट करने के लिए सीनियर प्रोफेसर होते हैं, और हम्म, फिर जो नोबेल प्राइज का जो सिस्टम है ये तो कोई एक रिकमेंडेशन नहीं होती, ये तो एक पूरा प्रोसेस है। आई थिंक इस सेशन के अंदर बाकी हमारे मुअज़्ज़ज़ साथी हैं जो इसके ऊपर तफसील से बात कर सकते हैं। दूसरे पहलू की तरफ अगर हम आ जाएं कि जी ये एक प्लेजरिज्म थी, तो ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब मेरे लिए, मैं अगर इस पाए के साइंसदान के हवाले से ये बात किसी इशारे में भी कहूंगा तो मैं 1000 दफा सोचूंगा कि मतलब ये तो पूरे एक सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सिर्फ एक शख्सियत के ऊपर नहीं। तो और हमें पता है कि नोबेल प्राइज की जो हिस्ट्री है शुरू से, हम देख रहे हैं कि अभी तक जितने लोगों को मिला है डिजर्विंग लोगों को मिला है। तो प्लेयरिज्म, आई डोंट नो कि इसको किस तरह से उसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन जो हो रही है इन दिनों में। लेकिन अगर साइंस को हम देखें तो साइंस के अंदर ये होता आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगा कि 1913 में जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था, तो आप समझ लें कि वो रिफाइनमेंट थी रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। अब अगर बिल्कुल। कोई ये कहे कि जी ये तो उन्होंने रुदरफोर्ड का आइडिया बिल्कुल प्लेयराइज किया है, तो ये गलत है। फिर अगर रुदरफोर्ड का आप कहेंगे कि उसका एटॉमिक मॉडल है, तो आपको फिर पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा 1904 में। 1904 में
जे थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया था, जो कि पहला एक तस्वर था कि एटम न्यूट्रल क्यों है जनरली। सही। तो उधर जाना पड़ेगा, फिर पीछे पीछे आप जाते हैं तो आप यही फील होता है कि एक ने दूसरे के काम को एक्सटेंड किया है एक किस्म का। और हम्म। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा का पूरा वो उठाया। तो साइंस के अंदर ऐसी चीजें काम करती हैं कि कोई थ्योरी आती है और फिर उसको, अगर उसके अंदर कहीं पर कमजोरी आए तो उसको रिफाइन करने या एक दूसरी सॉलिड थ्योरी प्रपोज की जाती है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में सलाम के काम के बारे में बात की जाती है तो ये भी असल में ज्यादा सॉलिड अप्रोच नहीं है, क्योंकि सलाम का काम किसी दूसरे काम की एक्सटेंशन नहीं थी, वो बाई इटसेल्फ एक चीज है। कि बंदा कहे कि जी ये बोहर की तरह का एक कॉन्सेप्ट था, जिन्होंने रदरफोर्ड का मॉडल लिया और कहा कि एटम तो कोलेप्स नहीं हो रहा एवरीडे लाइफ के अंदर, तो लिहाजा नया मॉडल प्रपोज करना चाहिए, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर यही प्रॉब्लम था। तो हम्म। हम्म। सलाम के काम के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि गिलमान खुद, गिलमान चूंकि मैंने शुरू में जिक्र किया कि वो पहले बंदे हैं जिन्होंने सिमेट्री पार्टिकल फिजिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराई, और गिलमान मैट्रिसेस के नाम से 8 मैट्रिसेस हैं जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। और हम्म। तो वो जब और ग्लाशोव के केस को भी उन्होंने सपोर्ट किया, मैं दोबारा उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ग्लाशो ये गिलमान से जब पूछा गया कि आपका सलाम के बारे में क्या ख्याल है एक इंटरव्यू के अंदर, तो उन्होंने कहा कि सलाम को बहुत सारी चीजों पे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, लेकिन उनको एक चीज के ऊपर कम से कम मिल रहा है तो ठीक है, मतलब। तो हम्म। इससे पता चल रहा है कि मतलब उस पाए के साइंसदान जो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है और उनकी अपनी ऐसी आवाज है कि अगर वो ग्लाशोव को सपोर्ट करें तो ग्लाशोव उस रेस के अंदर आ जाते हैं। तो अगर वो सलाम के बारे में ऐसी ऐसे कमेंट देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इससे सही। खुद डिराक को आप उठाएं, गिलमान को उठाएं, आप बाकी बड़े बड़े नाम उठाएं, तो उससे पता चलता है कि सलाम की क्या पोजीशन है। तो एक जनरल ओवरव्यू है सलाम के हवाले से। और तीसरी चीज के प्लेयरिज्म हो गई, फर्ज करते हैं हम। पहले तो ये जो पूरी मैंने जितनी डिस्कशन की इससे क्लियर है कि क्या इस क्लेम की या ये जो एलिगेशन है इसकी क्या वैल्यू है, हम्म। वर्थ क्या है इसकी। लेकिन चले हम सपोज कर भी लेते हैं, तो इतना अरसा गुजर गया, 1962 के बाद इतने बड़े बड़े साइंसदान आए, इस फील्ड के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई और ये चीज पकड़ी नहीं गई। ये भी बड़ी अजीब बात है। सही। क्योंकि आप आपके इल्म में होगा कि अभी 1920 के अंदर एक रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे रंगा दियास, उन्होंने एक पेपर हम्म। पब्लिश किया था हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी के हवाले से। अब हाल तो कि वो अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखें तो उसकी कोई ऐसा डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितना प्रेशर चाहिए तो वो अर्थ क्रस्ट के हाफ प्रेशर जितना प्रेशर चाहिए वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट अचीव करने के लिए। लेकिन जब साइंटिस्ट ने उसको देखा इन डेप्थ रिगोरसली, उस डेटा को रीएनालाइज किया, उस डेटा की एनालिसिस के अंदर हमारा ग्रुप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था और कुछ हमारे कोलैबोरेटर इन्वॉल्व थे ताकि उस डेटा को देखें, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक मेजरमेंट्स भी उन्होंने की थी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और उस डेटा को रिप्रोड्यूस करने के हवाले से फिर बातें हो रही थी कि उसको चेक किया जाए। तो सही। इसके अंदर बड़े बड़े लोग थे, जॉर्ज हर्श था, और हर्श के नाम से सब वाकिफ हैं। गूगल स्कॉलर के अंदर जो एक क्वांटिफाइंग पैरामीटर है एच इंडेक्स, ये जॉर्ज हम्म। हर्श के नाम से मंसूब है। और जॉर्ज हर्श जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में प्रोफेसर हैं कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के। तो उन्होंने बेसिकली पहले इसको पकड़ा था कि इस डेटा के अंदर प्रॉब्लम क्या है, और ससेप्टिबिलिटी के अंदर एक प्रॉब्लम था। जो लोग मैग्नेटिज्म के अंदर हैं तो उनको पता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जब मटेरियल सुपर कंडक्टिंग हो जाते हैं तो वो डाया मैग्नेटिक हो जाता है। तो उन्होंने राइट। वो ससेप्टिबिलिटी टेस्ट दिखाई तो उसके अंदर लो टेम्परेचर पे कोई एनॉमली, कोई ऐसी अनयूजुअल सी चीज आ रही थी। और उसी को जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि प्रॉब्लम है डेटा के अंदर। तो कहने का मकसद ये है, सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट और इन पर्सनालिटीज का, तारीखों का जिक्र करने का मकसद ये है कि साइंस के अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई चीज पकड़े बगैर इतना अरसा वो कामयाबी के साथ चलती रहे और फिर उसी बुनियादों के ऊपर आगे थ्योरीज बनी है। तो अगर बिल्कुल। वो कंट्रीब्यूशन कमजोर होती या उसकी कोई वर्थ ना होती तो डेफिनेटली वो भी तक चीज डिस्क्लोज हो जाती। जी बिल्कुल। मतलब मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, मेरा तो खैर ये फील नहीं है, लेकिन जब भी मैं फिजिक्स की हिस्ट्री की किताब पढ़ता हूँ, कोई भी, मतलब बहुत सारी किताबें हैं, बहुत से बड़े बड़े साइंसदानों ने लिखी हैं, तो जब स्टैंडर्ड मॉडल का जिक्र आता है तो उसमें ये जिक्र जरूर आता है कि इलेक्ट्रोवीक सिमेट्री जो है वो बुनियाद बनी, बाकी बाद में डेवलपमेंट की, जिसकी बेस पे फिर ये स्टैंडर्ड मॉडल बना।
और इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की जब भी बात आती है तो वो यू नो डॉक्टर अब्दुल सलाम का जिक्र उसमें जरूर आता है। और मैंने कहीं ये नहीं सुना कि किसी ने इलेक्ट्रोवीक थ्योरी का जिक्र किया हो और ग्लाशो का जिक्र हो, वाइनबर्ग का जिक्र हो, लेकिन डॉक्टर सलाम का जिक्र ना हो। तो फिजिक्स की कम्युनिटी में ये इस्टेब्लिश है कि डॉक्टर सलाम का कंट्रीब्यूशन जो था इलेक्ट्रोवीक थ्योरी में वो मुसल्लमा है। तो मेरे ख्याल में तो साइंस की फिजिक्स की जो फील्ड है उसमें जो उस लेवल के साइंटिस्ट हैं उनमें किसी के जहन में ऐसा कोई शुबा नहीं है कि डॉक्टर सलाम के काम पे कोई एतराज किया जाए या उस पे शक का इजहार किया जाए। ये बदकिस्मती से सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है। तो डॉक्टर आकिब खान साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि कुछ हमें ये बताइए कि फिजिक्स या जनरली साइंस की फील्ड में एकेडमिक पेपर्स कैसे लिखे जाते हैं, उनकी इवैल्यूएशन कैसे होती है, पब्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, पीयर रिव्यू का प्रोसेस क्या है, और क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसा कोई प्लेजरिज्म हो इतने बड़े लेवल के किसी साइंसदान के नोबेल लॉरियट के पेपर में और वो उसके कोई रिपोर्ट ना हो, उसके कोई रिट्रैक्शन ना हो या उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का इस डिस्कशन के लिए। साइंस में बेसिकली सबसे पहले तो जो बंदा रिसर्च के लेवल पर पहुंचता है या कोई मकाला लिखता है, पेपर लिखता है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए ही उसको 16 से 18 साल तक बुनियादी तालीम हासिल करनी पड़ती है। कन्वेंशनल सही। जो बैचलर्स फिर मास्टर्स में आकर मकाला लिखने के काबिल होता है। कुछ लोग बैचलर्स में भी लिख लेते हैं, लेकिन जी। तरीक़ाकार ये होता है कि आपका एक हाइपोथेसिस होता है जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, साउंड नॉलेज होता है, और हम्म। उसकी बुनियाद पर आप एक हाइपोथेसिस, वेल इन्फॉर्म्ड हाइपोथेसिस, ये नहीं कि कोई भी बात कर दी कि ऐसे हो जाएगा खुद से। वेल इन्फॉर्म्ड हाइपोथेसिस होता है। उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं कि और वो एक्सपेरिमेंट्स उसको प्रूव करने के लिए नहीं डिज़ाइन किए जाते, उसको सच साबित करने के लिए हाइपोथेसिस को डिज़ाइन नहीं किए जाते, बल्कि उसको फ़ाल्सिफ़ाई करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि किस तरह हम इस हाइपोथेसिस को गलत साबित कर सकते हैं। तो इसको सही। साइंस में जो है फ़ाल्सिफ़िकेशन की थ्योरी कहा जाता है, और ये बहुत बुनियादी और अहम थ्योरी है साइंस के लिए, जो कार्ल पॉपर ने दी थी। और उसके मुताबिक आप ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जो आपने हाइपोथेसिस, वेल इन्फॉर्म्ड हाइपोथेसिस दी है साइंटिफिक, उसको किसी न किसी तरह गलत साबित करें। जब वो गलत हम्म। साबित नहीं होता और उसके साथ मुख्तलिफ कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेस्टिंग होती है, मॉडल्स होते हैं, थियोरेटिकल मॉडल्स होते हैं। पहले वो मॉडल्स बनाए जाते हैं मैथमेटिकल, और उनके ऊपर उसको एक्सपेरिमेंटल डेटा को परखा जाता है कि कितने परसेंट वो डेटा मैच कर रहा है थियोरेटिकल मॉडल के साथ। उसके बाद फिर आप उस मकाले को बाकायदा तरीक़ेकार से लिखते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, बैकग्राउंड उसका जो है वो देते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंटल और मेथड्स जो हैं वो उसमें मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद आप डिस्कशन, जो रिजल्ट्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और उसमें वो आप अपना जितना तरीक़ेकार और जो एक्सपेरिमेंट्स से आपके पास डेटा आया है उसको, उसके ग्राफ्स बनाते हैं, उनके उनके ऊपर बात करते हैं, फिर कंक्लूजन होता है। उसके बाद वो पेपर जब आप एक फ़ाइनल हालत में लिख लेते हैं, तो उसको आप किसी जरीदे को, किसी जर्नल को भिजवाते हैं जो कि आपकी फ़ील्ड का हो या उसके स्कोप में आपका काम आता हो। उसके बाद वो जर्नल का जो एडिटर होता है, पहले स्टाफ होता है, वो देखता है कि क्या वाक़ई जो ये मकाला है वो हमारे जरीदे के स्कोप पे पूरा उतरता है या नहीं। फिर वो एक सीनियर हम्म। एडिटर को भेजते हैं। सीनियर एडिटर वहाँ पर ये फ़ैसला करता है कि क्या ये काम, इसकी इतनी वर्थ है कि हम आगे इसको पीयर रिव्यू के लिए भिजवाएँ। फिर उसके बाद वो 2 से 3 बाज़-औक़ात 4, हमारा एक पेपर था उसमें 8 रिव्यूअर्स थे। तो हम्म। बाज़-औक़ात इतने ज़्यादा रिव्यूअर्स भी हो जाते हैं। उनको भेजता है जिसका वो जो मकाला लिखने वाले जो साइंसदान या रिसर्चर्स होते हैं, उनको बिल्कुल इल्म नहीं होता कि हमारा पेपर किन फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स के पास गया हुआ है। हम्म। उन फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स के पास वो पेपर जाता है, वो उसको पढ़ते हैं, परखते हैं, ये काम ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो उसमें क्या बेहतरी की गुंजाइश है, वो उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, सजेशंस देते हैं, मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स या मज़ीद डेटा जो है वो माँगते हैं।
और वो ख़त बाकायदा बाद में दोबारा एडिटर को लिखते हैं कि इस मकाले में ये चीज़ें बेहतर बनाने की ज़रूरत है, या इसको रिजेक्ट कर दें, या मेजर रिविजन्स कर दें या माइनर रिविजन्स कर दें। फिर वो एडिटर उन सारे कमेंट्स को, क्वेश्चंस को और सजेशंस को इकट्ठा करके दोबारा ऑथर्स को भेजता है, और वो ऑथर्स उनको पढ़ते हैं, और जब तक वो उन सारे कमेंट्स का जवाब नहीं देते उस वक्त, और उन रिव्यूअर्स को दोबारा वो सेंड किए जाते हैं जवाबात, और दोबारा से लिखा गया पेपर है बेहतर पेपर, और जब तक वो रिव्यूअर्स सेटिस्फाई नहीं होते, एडिटर सेटिस्फाई नहीं होता, वो पेपर हरगिज़ भी पब्लिश नहीं हो सकता। तो बुनियादी तौर पर जो पेपर पब्लिश होने का वो है, ये तरीक़ेकार है। उसके बाद भी वो पेपर पब्लिकली जब अवेलेबल हो जाता है, उसके बाद भी उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके साथ जो आजकल तो डेटा भी आपको देना पड़ता है, रॉ डेटा भी देना पड़ता है, और रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर उसके साथ ना हो पेपर के साथ, तो आप ऑथर से, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर होता है, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी उस पेपर में कोई प्रॉब्लम आता है, ये जो कि उन रिव्यूअर से या एडिटर से नज़रअंदाज हो गया है, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करके उस पेपर को रिट्रैक्ट भी किया जा सकता है। कई पेपर जो हैं वो इस तरह से रिट्रैक्ट भी हो जाते हैं जब बाद में उनका काम रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, या उनमें कोई ऐसा फ्लॉ होता है जो पहले नहीं मालूम किया जा सकता, क्योंकि ओपन रिसर्च होती है और सारी साइंटिफिक कम्युनिटी के पास उसकी एक्सेस होती है। सही। तो ये तो खैर वो पब्लिकेशन का हो गया। अब बात करते हैं नोबेल कमेटी के जो डिसीजन होते हैं उसका प्रोसेस होता है। एक हमारे यहाँ ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि डॉक्टर साहब ने खुद अपने आप को नॉमिनेट किया। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा शख्स जिसका कंट्रीब्यूशन उस लेवल का ना हो, लेकिन वो कोई लोगों को खाने पे बुला के या उनको कोई लेविश वो पार्टियां दे के वो नोबेल कमेटी को कन्विंस कर ले कि हाँ जी नोबेल इनाम इसी को देना है इसलिए कि इसने हमें खाना खिलाया था या इसने हमें सैर कराई थी? ऐसा कोई मुमकिन होता है? हाँ, इस तरह होता तो फिर तो हमारे पाकिस्तान में कई लोगों के पास नोबेल होता। सही सही सही। बेसिकली जो नोबेल प्राइज़ की अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि नोबडी कैन नॉमिनेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो कोई भी शख्स अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल ही लग़्व बात है। दूसरी बात ये है कि आप जो है जो वो लोग जो नॉमिनेट करते हैं नोबेल लॉरेट्स के नॉमिनेशंस को या साइंटिस्ट को, वो कोई उनकी तादाद 3 से 4,000 5,000 तक है, जो कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स हैं, चेयर्स हैं, डीन्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं अपनी फ़ील्ड के। वो लोग जो हैं उनको एक फ़ॉर्म नोबेल प्राइज़ कमेटी भेजती है इन लोगों को, जिसमें वो अपना नॉमिनी जो होता है उसका नाम लिखते हैं, उसकी कंट्रीब्यूशंस लिखते हैं, और उसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात लिखते हैं कि वो बंदा क्यों नोबेल प्राइज़ डिज़र्व करता है और उसके काम से इंसानियत को क्या फ़ायदा पहुँचा है। बेसिकली जो अल्फ्रेड नोबेल ने जो ये प्राइज़ स्टार्ट किया था, वो खुद भी एक साइंसदान था, बिज़नेसमैन था, एंटरप्रेन्योर था। तो वो नोबेल फाउंडेशन बनाने का और ये प्राइज़ का उसका मकसद ही ये था कि वो काम जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचा हो, उन कामों को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा हर साल। और उसमें ये पीस प्राइज़ वगैरह जो है वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं बाज़ औक़ात, चूँकि वो पॉलिटिकल उस पे डायनामिक्स पे होते हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो प्योरली साइंटिफिक होते हैं। नोबेल पीस प्राइज़ के लिए खुद को लोग या ऑर्गेनाइज़ेशंस नॉमिनेट कर सकते हैं, बाकी जो साइंटिफिक प्राइज़ेज़ हैं, उनके लिए नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वो फॉर्म जो नोबेल फाउंडेशन है वो भेजती है 3-4 हज़ार लोगों को, और वो लोग जो हैं वो उसमें बंदे की डिटेल्स हेलो। फिर उसके बाद वो जी। सेलेक्ट करके फर्दर जो है आगे कमेटी वो प्रपोज़ करती है, जिसमें से फाइनल सिलेक्शन की जाती है। तो ये एक बड़ा रिगरस प्रोसेस होता है, इस पे तकरीबन 1 साल लगता है, और इसमें हज़ारों नाम आते हैं, और कई दफ़ा इस तरह होता है कि कई लोग कई दफ़ा नॉमिनेट होते हैं। कुछ आप नोबेल की फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक खातून 55 दफ़ा साइंसदान नॉमिनेट हुई थी, लेकिन वो अवार्ड नहीं जीत सकी। और इस तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली दफ़ा में भी इनाम जीत जाते हैं। नोबेल इनाम पे वैसे आम पब्लिक में कॉन्स्पिरेसीज़ और साज़िशें वग़ैरह बनती रहती हैं, या जो इस तरह से कुछ थोड़े बहुत सियासी मामलात, जिस तरह रोज़ालिंड फ्रैंकलिन का आपने सुना होगा,
जी कि वो डिज़र्व करती थी नाम, या इवन ये जो यहाँ पर एक फन फैक्ट है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 1957 में एक काम पब्लिश करने की कर रहे थे, डॉक्टर नुमान बेहतर बता सकते हैं। तो वो उनको जो है पॉल डिराक ने मना कर दिया था कि ये काम इतना राइट ऑथेंटिक नहीं है, इसमें कोई वजन नहीं है, तो आप इसको पब्लिश ना करें। तो उन्होंने काम छोड़ दिया। तो उसमें 2 चाइनीज़ साइंटिस्ट थे, यांग और ली। उन्होंने वही काम एक और साइंटिस्ट थी डॉक्टर वू, उनसे उनकी लैब में वो एक्सपेरिमेंट करके वो काम जो है वो पब्लिश किया और उसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो डॉक्टर अब्दुल सही सलाम के पास पहले भी ये मौका एक गुज़र चुका था कि वो जो है नोबेल प्राइज़ जीत सकते थे। तो जिस तरह अभी डॉक्टर नुमान ने बताया कि उनके कई ऐसे काम थे कि जो डिज़र्व करते थे नोबेल को। तो ये जो है पहले तो ये बात ही शक से बालातर है कि डॉक्टर सलाम की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, या उनका काम इतना अच्छा नहीं था कि उसे वो नोबेल डिज़र्व नहीं करता था। उनके कई काम ऐसे थे, और मुस्तनद जो हैं वो पूरी दुनिया में साइंसदान जो फिज़िक्स के एक्सपर्ट्स हैं और बाकी जो हैं वो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। उसके बाद भी जो बाकी कसर रह जाती है, वो आप जो नोबेल कमेटी का जो प्रोसेस है उसको अगर देखें, और उसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो उसके जो नॉमिनेटर्स हैं, उसमें बड़े-बड़े लोग होते हैं, साइंटिस्ट हैं जिनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन होती है। वो खुद से ही किसी का नाम नहीं दे देते, और उन्होंने बाकायदा जस्टिफ़ाई करना होता है कि हम इस बंदे को क्यों प्रपोज़ कर रहे हैं, इसका काम क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और वो जो है ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए उसका क्या फ़ायदा है। तब जाकर वो सही इस पूरे प्रोसेस से गुज़रने के बाद आखिर में जो है वो कई हज़ारों लोगों में से 1-2 बंदे जो हैं वो अपनी फ़ील्ड में, मैक्सिमम 3 बंदों को 1 साल में एक फ़ील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। सही। बहुत शुक्रिया जी। हसन, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने तो आईसीटीपी में टाइम गुजारा है, मास्टर्स किया वहाँ से, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने खुद इस्टेब्लिश की थी। तो आपका जो वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर अब्दुल सलाम के काम को कितना अप्रिशिएट किया जाता है? ऑफ कोर्स वहाँ पे जो लोग हैं वो समझते हैं डॉक्टर सलाम के काम को। और सिर्फ आईसीटीपी के बारे में ये बात ठीक नहीं है, जो भी अब्दुल सलाम के काम को समझता है एक्चुअली वो अप्रिशिएट करेगा अब्दुल सलाम के काम को, वो दुनिया में जहाँ मर्जी हो। बिल्कुल तो सही। आईसीटीपी में जो सही। ज़्यादातर लोग हैं वो जो कि सलाम के काम को समझते हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं सलाम के काम को। और वैसे भी सलाम के काम के अलावा भी वैसे भी सलाम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है आईसीटीपी में। तो सलाम की वैसे भी हम्म। बहुत रिस्पेक्ट है वहाँ पे, क्योंकि आई मीन वहाँ पे और भी लोग हैं जो जिन्होंने आईसीटीपी को सेटअप किया है। फॉर एग्जांपल पाओलो बोर्डिनिच एक बहुत बड़ा नाम है। फॉर एग्जांपल आप हम्म। जो आईसीटीपी के जो बड़ा हॉल है जहाँ पे आप लेक्चर्स देखते हो आईसीटीपी के, उसको बोर्डिनिच हॉल कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पाओलो बोर्डिनिच भी एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट है जिन्होंने सेटअप किया था आईसीटीपी को। बट सलाम की एक अलग रिस्पेक्ट है आईसीटीपी में। और अगेन हम्म। आई मीन बहुत उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये है कि उन्होंने एसएलपी को सेटअप किया ऐसे वक्त में जब इस तरह का आइडिया जो था वो काफ़ी एलियन था। और दूसरी वजह यही है कि सलाम का काम, और ऑफ कोर्स सही। वो एक नोबेल लॉरिएट है इसलिए भी। जी, आपने और मैंने डॉक्टर सुबीर सचदेव को इंटरव्यू किया था चंद माह पहले, राइट? वो इंटरव्यू अभी भी हमारे वेबसाइट पे, उस साइंस की दुनिया पे लगा हुआ है, पिन किया हुआ हमने। तो वो उनसे भी हमने, हालांकि वो बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर नवान साहब तो जाहिर है अच्छी तरह जानते होंगे, वो कंडेंस मैटर में आप भी काम कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर सचदेव भी काम कर रहे हैं। तो अब उस लेवल के जो बंदे हैं वो डॉक्टर सलाम को फिजिक्स के बहुत बड़े नामों में गिनते हैं। हालांकि मतलब उनका खुद डॉक्टर सलाम से इंटरेक्शन कम रहा है, लेकिन वो उन्होंने जिक्र किया था कि वो भी आईसीटीपी में गए थे और उन्होंने एक शायद एक डिनर में शिरकत की थी जिसमें डॉक्टर सलाम भी थे, तो उन्होंने देखा डॉक्टर सलाम को, थोड़ी शायद बातचीत भी हुई हो। लेकिन जो डॉक्टर साहब के काम की जो कंट्रीब्यूशन, जो जो वैल्यू है, उससे दुनिया के जो बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं वो सब वाकिफ हैं। और मैंने ये जो पाकिस्तान में अभी शोशा छोड़ा गया है, उसके अलावा मैंने किसी बड़े साइंसदान का कोई ऐसा अ, नहीं सुना कि किसी बड़े साइंसदान ने डॉक्टर साहब के काम पे सवाल उठाया हो, या ये कहा हो कि उनका काम इतना बड़ा नहीं था कि उसे नोबेल इनाम दिया जाए, या ये कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो प्लेजरिज्म है उसमें।
तो ये बदकिस्मती है हमारी कि एक इतना बड़ा फिजिक्स का नाम जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, और पूरी दुनिया में साइंसदान जो हैं, खासतौर पे फिजिसिस्ट, वो इंस्पिरेशन लेते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम के काम से। हमारे यहाँ उनके काम की प्रचार नहीं किया जाता, बच्चों को नहीं बताया जाता उन्होंने क्या किया, कितना बड़ा नाम था। हालांकि ये बहुत बड़ा एक मौका होता है अपने बच्चों को इंस्पायर करने का कि आपके कौम का एक शख्स जो है वो उसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हमारी बहुत बहुत ये बदकिस्मती है। राइट। डॉक्टर तो नुमान। क्या कहते हैं जी सलाम सॉरी। के, हाँ जी, जी जी गो अहेड। बोले। प्लीज आप गो कुछ अहेड, कहने गो लगे अहेड। थे। नहीं नहीं, गो ओके, अहेड सो आई थिंक प्लीज। मैं कहने लगा था कि जैसे कि अभी आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा था, आई थिंक वाकिफ खान साहब ने कहा था कि गलमान ने जो है वो सलाम की हालांकि गलमान ने जो है वो ग्लाशो को रिकमेंड किया था नोबेल प्राइज़ के लिए, जी। क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन से पहले जो है वो बहुत प्रोबेबल था कि ग्लाशो को नोबेल प्राइज़ ना मिलता। हम्म लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लाशो जो है, सॉरी, कि जो गलमान जो है उसको कोई ख़ार थी वाइनबर्ग या सलाम से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म बिकॉज जो सलमान है उसकी ऐसी वीडियोस मौजूद है, जैसे कि आई थिंक आप दोनों में से किसी ने कहा कि जिसमें वो सलाम के काम की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सलाम को नोबेल प्राइज़ मिलना जो था वो बहुत ज़रूरी था। तो लेकिन हम्म अगर मैं तब भी बात करूं कि नोबेल, अभी जैसे कि आप दोनों में से किसी ने कहा कि नोबेल प्राइज़ जो है वो डिजर्विंग लोगों को मिलता है, आई काइंड ऑफ एग्री। बट इसमें ऐसा बिल्कुल हुआ है नोबेल प्राइज़ की तारीख के अंदर कि कई सारे डिजर्विंग लोगों को नहीं मिला। राइट। सो फॉर एग्जांपल, बिल्कुल। जैसे कि लोग सलाम की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वार्ड को मिलना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं मिला, वो इसलिए क्योंकि नोबेल प्राइज़ का ये रूल है कि 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता। राइट। तो अगर वो ना होता ये रूल तो शायद वार्ड को भी मिल जाता। फिर इसके अलावा एक और भी एग्जांपल है कि जब एक एक थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लेकिन एक मिक्सिंग होती है जिसको कहते हैं KCM CKM मैट्रिक्स मिक्सिंग। वो ये होती है कि क्वार्क्स जो है वो किस तरह से मिक्स हो रहे हैं उनके फ्लेवर्स। तो हम्म CKM जो है ये 3 लोगों के ऊपर है, कबीबो, कोबायाशी, मस्कावा। तो इनमें ये लास्ट 2 हैं, कोबायाशी, मस्कावा, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। जो कबीबो है जिसने आइडिया दिया था स्टार्ट में, उसको नहीं मिला हम्म हुआ नोबेल प्राइज। हम्म और उसको क्यों नहीं मिला हुआ, उसको इसलिए नहीं मिला हुआ क्योंकि जब नोबेल प्राइज प्राइज कमेटी ने देखा कि इसने, इसका जो पेपर था ये, इसमें इसने क्या लिखा था। राइट। तो उन्होंने, उनको एक पेपर मिला जो कि उसके पेपर से पहले लिखा गया था, जो कि गिलमान और लीवी, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने लिखा था। और वहां पे सिर्फ एक फुट नोट था जहां पे हल्की सी इंडिकेशन थी उस आइडिया की, जिसके उस ऊपर उसने पूरा पेपर लिखा था कबीबो ने। और जस्ट उस हम्म एक फुट नोट की वजह से उन्होंने नोबेल प्राइज नहीं दिया। तो वो लोग जो कह रहे हैं कि प्लेजरिज्म के अलावा नोबेल प्राइज फलाम को मिल गया, आई मीन उनको कुछ नहीं पता। सिंपल सी बात, आई मीन बात यह है कि हम हम्म इन एलिगेशंस की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी लोगों तक पहुंच गई, वरना एलिगेशंस पे बात करना आई थिंक तौहीन है मेरे टाइम की। मैं क्यों एग्जैक्टली। करूं बात, राइट। इतनी राइट। ज्यादा जाहिलाना एलिगेशंस है। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा फिर लीसा माइटर की एग्जांपल है, जिनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था नहीं मिला। तो ऐसा होता है कि नोबेल प्राइज नहीं मिलता कई सारे लोगों को जो कि डिजर्व करते हैं। हम्म बट जिनको मिलता है वो क्या कहते हैं, आई मीन नहीं मिल जाता। दूसरी बात यह है बिल्कुल। कि एक चीज़ जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, और आई थिंक ये इस टॉपिक से पहले भी मैं काफ़ी बात करता था इसके, लेकिन आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है बात करना। अभी चेक करें कि पाकिस्तान में जब बैचलर्स या मास्टर्स के एडमिशन्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, तो एक की चीज जो मिसिंग होती है, जो कि आई थिंक बाकी दुनिया में हर जगह होती है, वो ये है कि रेफरेंस लेटर नहीं लेते वो। अभी बैचलर्स में हम्म जब एडमिशन होता है, आपने कभी सुना है, आई मीन हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर हो रेफरेंस लेटर आप लेकर आओ, या मास्टर्स के अंदर तो एटलीस्ट होना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं होता। हम्म राइट। हम्म मुझे नहीं याद कि कहीं पे भी किसी यूनिवर्सिटी में रेफरेंस लेटर मांगते हो आपसे। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि रेफरेंस लेटर लिखवा के और लिखवाना अपने लिए कोई कोई ये कोई बुरी बात है, नहीं। आई मीन मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन शायद रेफरेंस लेटर्स की वजह से मिला है। तो नोबेल प्राइज हम्म के लिए भी लोग लेटर्स लिखवाते हैं। राइट। मैंने कुछ एकेडमिक्स को भी देखा है जो कहते हैं कि कह रहे थे कि हाँ सलाम को शायद लेटर्स नहीं लिखवाने चाहिए थे। आई मीन नोबेल प्राइज का जो डिसीजन होता है वो बेस होता है उन लेटर्स के ऊपर। तो लेटर्स लिखवाना जो है इट्स अ नॉर्म। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया था सलाम ने जो कि बाकी लोगों ने नहीं किया था। आई मीन फॉर एग्जांपल जो ग्लाशो है उसने भी लेटर्स लिखवाए थे। राइट। हम्म तो हम्म क्या कहते हैं, ये दूसरी बात जो है ये भी बहुत ही अजीब है लोगों जो बात कर रहे हैं। तीसरी बात जो कि सब आई थिंक सबसे ज्यादा अजीब है वो ये है कि ग्लाशो ने इंटरव्यू के अंदर जो कहा है वो ये है कि सलाम ने मेरा काम जो है वो, सलाम और वार्ड ने मेरा काम जो है उसको प्लेजराइज किया और मुझे साइट भी नहीं किया। ओके, पहली बात तो ये है कि ग्लाशो का काम आज हमें पता है कि 1960 का उसका पेपर था जिसका नाम है ये, क्योंकि ये ना टाइटल याद रखना, क्योंकि ना कई सारे पेपर हैं जो कि ना कंफ्यूज कर सकते हैं आपको कि कौन सा पेपर कब आया था। तो 1960 का जो पेपर है जो कि जिसका नाम है पार्शियल सिमेट्रीज ऑफ वीक इंटरेक्शन, ठीक है, ये ग्लाशो का पेपर था हम्म जिसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज मिला है।
पहली बात तो ये है कि आज हमें पता है कि हाँ ये पेपर था ग्लासो का, वो इसलिए क्योंकि उसको नोबेल प्राइज मिल गया है और अब हमें पता है वो पेपर। जब सलाम और वार्ड में पेपर लिख रहे थे उस वक्त वो पेपर काइंड ऑफ अननोन था। आई मीन ऐसा कई दफा होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि ओके ये जो हम काम कर रहे हैं ये कर चुका है कोई बंदा 1-2 साल हम्म, पहले। कई दफा फॉर एग्जांपल मेरा अपना एडवाइजर है, मैं एक पेपर पढ़ रहा हूँ इस वक्त अपने एक प्रोजेक्ट के लिए। ये पेपर जो है इसने मेरे एडवाइजर का सारा काम लिखा हुआ है और साइड भी नहीं किया उसको, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। मैं जाके मार हम्म, तो नहीं दिया उसको कि तुमने साइड क्यों नहीं किया, क्योंकि एडवाइजर जी, का जो पेपर था वो उतना नोन नहीं था। ठीक है। राइट। तो दूसरी जी, बात यह है कि एक ऐसा थोड़ी भी नहीं सी है कि एक ये, हाँ, एक मैं बात जी। करना चाहूंगा। आजकल के जो बच्चे हैं, जो जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, सेल फोन है, स्मार्टफोन है, वो शायद ये समझते हैं कि उस जमाने में भी वो ऐसा होता था कि आप गूगल सर्च करें तो सारे पेपर निकल आएंगे, राइट। आई मीन ये नहीं, आई हम मीन बात कर मैं रहे हैं 60s की, राइट, जब राइट 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 कुछ ऐसा नहीं होता था। आपको लाइब्रेरी में जाके खुद वो जो पब्लिकेशन है एक एक को सर्च, यानी किताबें खोल के वो देखना पड़ता था। तो ये, राइट। प्लीज गो आई अहेड। मीन वो लाइब्रेरी में भी तब जाओ ना, आपकी जब लाइब्रेरी में पेपर अवेलेबल हो, कई दफा तो पेपर भी अवेलेबल नहीं होते थे, वो इतना बिल्कुल, टाइम लगता था बिल्कुल, वहाँ पे प्री प्रिंट्स आने में। और दूसरी बात ये राइट। है कि अगर कोई पेपर रशिया में लिखा गया तो कोल्ड वार में वो पहुंचता भी नहीं था वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। फॉर एग्जांपल वो एक पेपर है लेonard सस्किंड का जिसमें उन्होंने बेरियोजेनेसिस के ऊपर एक पेपर लिखा था। इट टर्न्स आउट के वो वही कंडीशंस जो सस्किंड और एक और के कोलैबोरेटर थे सवास डेमोपोलिस स्टैनफोर्ड से, उन्होंने जो कंडीशंस दी थी वो एग्जैक्ट सेम कंडीशंस जो हैं वो रशिया में एक फिजिसिस्ट है आंद्रे साखरोव, वो उनसे कई साल पहले दे चुका था, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि उसने ये दी हुई है, बिकॉज वो पेपर पहुंचते ही नहीं थे रशिया से अमेरिका, क्योंकि राइट, वो कोल्ड वॉर में राइट। ये क्या कहते हैं ये बैन लगा हुआ था। राइट। तो लाइब्रेरी में तो तब जाओ ना कि जब पेपर हो, पेपर कई दफा पहुंचते भी नहीं थे। राइट। तो अब उस गलाशो जो है वो यूएस में है और सलाम जो है वो यूके में है, तो हमेशा पेपर्स नहीं पहुंचते थे। आई मीन ऐसे नहीं कि कोई भी पेपर नहीं पहुंचता था, लेकिन सब नहीं पहुंचते थे। राइट। तो उस वक्त पेपर काइंड ऑफ अननोन था। अब दूसरी बात, मैंने राइट। कुछ लोगों को ये भी कहते सुना कि सलाम को शायद ग्लासो से कोई खार थी, इसलिए उन्होंने साइट नहीं किया। ओके, दो बातें। पहली बात तो ये कि उल्टा जो है ना वो सही है कि ग्लासो और वाइनबर्ग की एक लड़ाई थी। ठीक है। और चूंकि सलाम वाइनबर्ग के साथ एसोसिएटेड थे तो ग्लासो को सलाम से भी कोई मसला था, लेकिन ये कहना कि सलाम को चूंकि ग्लासो से खार थी इसलिए उन्होंने साइट नहीं किया, ये बात भी सही नहीं है। बिकॉज जिस पेपर की ग्लासो बात कर रहा है जो कि 1964 में, अच्छा, सलाम के और वार्ड के जो पेपर है ना उनके बारे में ये एक बात है कि ना उनके ना एक ही टाइटल से कई पेपर है। तो उनका एक पेपर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरेक्शंस। ठीक है, ये एक पेपर है। फिर उनका 58 में भी एक पेपर है जिसका नाम है वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। तो इसमें ना काफी कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं फेज राइट। 64 के पेपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके बारे में ग्लासो ने भी बात की है। ऑफ कोर्स वो 58 की बात नहीं कर सकता बिकॉज उसका पेपर ओपन नहीं आया था उस वक्त। तो फेज 64 का जो पेपर था, अच्छा अब आप 64 का पेपर आप देखो, उसमें ग्लासो साइट हुआ है लेकिन वो वाला पेपर साइट नहीं हुआ वो जिसकी वो बात कर रहे हैं। आई मीन ग्लासो का जो पेपर है वो 1960 वाला है, वो कहता है वो साइट नहीं किया, हाँ वो नहीं किया, लेकिन ग्लासो का साइट किया है। सेकंड साइटेशन जो है वो ग्लासो की है, वो 1959 का पेपर है जिसमें उसने रिनॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर बोसॉन थ्योरीज की बात की हुई है। उसमें हाँ उसने वो वाला पेपर है पार्शियल सिमेट्रीज ऑफ वीक इंटरेक्शन, वो साइट नहीं किया हुआ। राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के किया था ये। ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि ग्लासो जो है आई थिंक जब सलाम और वाइनबर्ग को ये काम हो चुका था, नोबेल प्राइज उनको मिला था, तो उस वक्त जैसे कि आई थिंक ये द ब्लैक होल में भी ये माइकल डफ ने बात की थी कि उन्होंने आईसीडीपी में आके एक टॉक दी थी सलाम और वाइनबर्ग वॉइड्स के बारे में, कि सलाम और वाइनबर्ग के काम के ऊपर जो है वो कॉस्मोलॉजी के अंदर वॉइड्स वो क्या कहते हैं वो कर रहा था डिस्कस। तो उस वक्त उसने काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये सलाम वाइनबर्ग थ्योरी है। राइट। आई मीन आज भी लोग जो हैं वो उसको ग्लासो सलाम सलाम वाइनबर्ग थ्योरी कहने में भी कोई हिचकिचाते नहीं है। ठीक है, जीएसडब्ल्यू। राइट। तो लेकिन अब उसको पता नहीं क्या हुआ है। और इनफैक्ट ग्लासो जो है उसने और साइंटिस्ट्स के बारे में भी बात की है, लेकिन ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान में उसके बारे में बात नहीं होती। उसने फाइनमैन के बारे में भी बड़ी बात की है और उसकी भी एक रीजन काइंड ऑफ समझ आती है, बिकॉज ग्लासो जो है उसका एडवाइजर जो था वो जूलियन श्विंगर था, और हमें पता है कि जूलियन श्विंगर और फाइनमैन की बहुत टसल लगती थी। राइट। इनफैक्ट फाइनमैन डायग्राम्स जो है वो काइंड ऑफ जूलियन श्विंगर का एक पूरा फॉर्मुलिज्म था, उसको बर्बाद कर दिया था फाइनमैन डायग्राम्स ने। तो वैसे भी श्विंगर और फाइनमैन की बड़ी लगती थी। लास्ट बात ये कि लास्ट बात आई थिंक काइंड ऑफ लास्ट बात कि स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो इतनी अच्छी थ्योरी है कि आज जब हम बात करते हैं कभी कभी कि फिजिक्स शायद क्राइसिस में है, खासतौर पे जो थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स है वो इसलिए क्राइसिस में है बिकॉज स्टैंडर्ड मॉडल बहुत अच्छा है। मैं राइट। उससे एक्सेप्शन ही नहीं मिल रही, अगर एक्सपेरिमेंट कहीं उसको तोड़ देना तो फिर हम कहेंगे ओके अब हम यहाँ काम कर सकते हैं, वो टूटता ही नहीं है। राइट। तो स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस पे बनी हुई थियरी है। तो सलाम जो है उसका उनका बहुत, और दूसरी बात एक और बात मैंने करनी थी वो ये है कि ग्लासो का ये कहना कि सलाम का जो काम है
वो मेरी प्लेजरिज्म पे, सपोज करते हैं हम मान लेते हैं उसकी बात कि 64 का जो काम है वो प्लेजरिज्म है, ठीक है। सलाम को उस पेपर में नोबेल प्राइज नहीं मिला हुआ। सलाम को जो मिला है नोबेल प्राइज वो 68 के पेपर पे मिला है, जिसमें वो सिंगल ऑथर है, ना कि वार्ड के साथ वो ऑथर है। वार्ड के साथ वो ऑथर है 64 में। दूसरी बात ये कि ग्लाशो का जो काम है वो बन ही नहीं सकता था स्टैंडर्ड मॉडल, बिकॉज स्टैंडर्ड मॉडल को बनाने के लिए जो हिग्स मैकेनिज्म यूज होता है वो 64 में आया है और ग्लाशो का काम 60 में है, राइट। तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता अनलेस कि वो पास्ट टाइम ट्रेवल करे, वो हमें पता है उसने नहीं किया, राइट। तो ग्लाशो ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड मॉडल नहीं बना सकता था। तो जो लोग कह रहे हैं कि सलाम का सारा काम जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल ग्लाशो के काम से आया है, उसका ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल जो गेज ग्रुप है वो स्टैंडर्ड मॉडल का वो ग्लाशो ने दिया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि ग्लाशो जो है वो जो चार पार्टिकल्स आते हैं उनमें से तीन को मैसिव रख के एक को मैसलेस कैसे रखना है वो उसको नहीं पता था कैसे करना है, और उसके लिए हिग्स मैकेनिज्म यूज होता है जो कि 64 में आया है। और ऑफ कोर्स ग्लाशो का पेपर 60 में था, तो वो कर भी सकता था उस वक्त ये वाला काम। तो सलाम का जो काम है वो ऑफ कोर्स ग्लाशो का प्लेजरिज्म नहीं है, राइट। अब जो लोग कहते हैं कि वाइनबर्ग का काम का प्लेजरिज्म है बिकॉज सलाम का काम वाइनबर्ग के थोड़ी देर बाद आया था, आई थिंक ओके, आई थिंक ये भी गलत है, लेकिन आई थिंक ये बेहतर क्रिटिसिज्म है एज कम्पेयर टू जो ग्लाशो वाली बात कर रहे हैं। क्योंकि हाँ ठीक है, वाइनबर्ग और सलाम का काम एक ही है, और वाइनबर्ग का काम की बाद ही आया सलाम का काम, ये भी ठीक है। लेकिन उसमें भी वाइनबर्ग ने खुद कहा है कि ये प्लेजरिज्म नहीं है, और सलाम जो है वो क्या कहते हैं डिजर्व करता है नोबेल प्राइज, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। सही। और एक चीज जो अभी पहले बात हो रही थी कि साइंसदान भी इंसान होते हैं। साइंसी तहकीक का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा जो सिस्टम है, उसमें भी कंपटीशन होता है, उसमें भी पॉलिटिक्स होती है, उसमें भी इंसानी जज्बात शामिल होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो आपस में कंपैटिबल नहीं होते, इस वजह से उनका आपस में झगड़ा रहता है। कुछ ये होता है कि ये इसको क्यों रिकग्निशन मिल गई। तो ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन ये नॉर्म है। आप किसी भी फील्ड में जाएं ये चीजें होती हैं। लेकिन एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन को हम सिर्फ इसलिए रद्द नहीं कर सकते कि वहाँ पे ग्राशो को रिकग्नाइज नहीं किया था या अपना रिकमेंडेशन खुद लिखा था। आपने जैसे हसान आपने बताया कि ये सब चीज़ें जो है नॉर्म है, यानी अपनी रिकमेंडेशन खुद लिखना या रिकमेंडेशन लेटर दूसरों से लिखवाना। ये आपने भी सब ये एडमिशन प्रोसेस से गए हैं मास्टर्स पीएचडी के लिए, मैंने भी ये किया है। तो रिकमेंडेशन लेटर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस के जो एवेल्युएट कर रहे हैं उनको हर मुमकिन तरीके से वो चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन मिले कि उनके जो पीयर्स हैं वो इस शख्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो रिकमेंडेशन लेटर जो है वो इज वेरी मच पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। और ये जो छोटी मोटी जो रंजिशें होती हैं, इनसे बड़ा काम जो है वो मुतासर नहीं होता। बड़ा काम जो है वो रिकग्नाइज खुद हो जाता है, इसलिए कि पूरी दुनिया के साइंसदान उसको रिकग्नाइज करते हैं। डॉक्टर साहब ने जो पेपर लिखा था ये 60 में लिखा था, 79 में उनको नोबेल इनाम मिला, इसलिए कि जो काम उनका था वो थ्योरेटिकल था। और फिजिक्स में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, थ्योरेटिकल काम की जब तक वैलिडेशन ना हो डाटा से यानी ऑब्जर्वेशन से, उस वक्त तक वो काम जो है वो एटलीस्ट नोबेल के लिए रिकग्नाइज नहीं होता। बिकॉज वो जो डॉक्टर आकिफ आप बात कर रहे थे कि एक थ्योरी होती है जो आप प्रपोज करते हैं, जो उसको मतलब थ्योरी उस वक्त नहीं कहते, उस वक्त उसको आप हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन फिर थ्योरी की जो वैलिडेशन है वो डाटा से होती है, और ये नहीं होता कि ये थ्योरी है हमने इसको साबित करना है। जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिस्प्रूव जो मफरूजा है या जो हाइपोथेसिस है। और सैकड़ों मफरूजे जो हैं वो इस तरह से उस लेवल तक पहुंचते नहीं, क्योंकि वो गलत साबित हो जाते हैं। और बाकी जो बचता है, जिसको आपने हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ट्रू। डाटा जो है वो खुद बता रहा है कि ये आप किसी भी तरह से वो मेजरमेंट करें वो गलत साबित नहीं हो रही, तब आके उसको आप थ्योरी कहते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड मॉडल बना है, और हसन आप अभी जो बात कर रहे थे कि इट इज so hard to make progress because it's such a good model कि हमारे पास इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है उससे हम जो मेजरमेंट ले सकते हैं उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी नजर नहीं आती, विच मीन्स कि इट्स ए वेरी वेरी सॉलिड थ्योरी, राइट। तो ये हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट से ये एस्टैब्लिश होती है थ्योरी, और वो फिर अगर किसी
थ्योरेटिकल पेपर की बेस पे ये अब साबित हो रहा है कि ये जो मफरूज़ा था दुरुस्त था, तब उसको थ्योरी कहते हैं और तब वो नोबेल इनाम मिलता है। तो 20 साल डॉक्टर साहब ने इंतजार किया है उसकी जो थ्योरी थी उसकी वैलिडेशन का। नहीं, और दस इस प्रोसेस में, दस हाँ जी, हाँ जी, हाँ 10 साल। राइट, सॉरी, 10 साल। उस सारे प्रोसेस में अगर कहीं कोई हल्का सा भी सुकम होता तो वो बिल्कुल सामने नजर आ जाता। तो ये साइंसदान जो डॉक्टर साहब के काम की इतनी इज्जत करते हैं, इतनी रिकग्निशन देते हैं, वो बिला वजह नहीं है। ये मतलब बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि उनका काम जो था वो किस कदर बुनियादी था। अच्छा, यहाँ पर एक राइट। और अहम बात है कि जी जो डॉक्टर सलाम और वाइनबर्ग का जो काम था, मेरी तो ये फील्ड नहीं है, हसान इस पे बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, कॉमन सेंस की बात है, वो ये है कि उनको खुद ये इल्म नहीं था कि उनका काम इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको कल को नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। वो तो हम्म 1971 में एक और पेपर कोई आया था जिसने उस काम को किया था, चेक किया था, और जो फिज़िक्स वगैरह वगैरह फिज़िक्स के लोग हैं वो बता सकते हैं। उसके बाद उस काम की इम्पोर्टेंस बढ़ी थी। तो ये कहना ही जो है इंतहाई बेबुनियाद होगा कि वो लोग आपस में उस वक़्त किसी एक टसल में और जंग में थे कि हम हमारा काम पहले पब्लिश हो जाए, उसको साइट नहीं करना, और ये ज़्यादा हमने नोबेल जीतना है तो जी कोई मुकाबलेबाज़ी का रुझान, अगर उनको उस पेपर की, उस काम की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता थी, तो वो कैसे इस तरह का वो कर बिल्कुल। सकते थे। और दूसरी राइट। बात ये है कि जो पेपर्स का होता है, उस वक़्त तो ना गूगल था और ना वेब ऑफ साइंस था, ना स्कोपस था कि आप अपनी फ़ील्ड में पेपर सर्च कर सकें, जिस तरह हसान ने बताया। अभी तक बाज़ औक़ात इस तरह से होता है। मैं आपको पर्सनल 2-3 एक्सपीरियंसेस बताता हूँ कि 2 दफ़ा हमारे साथ इस तरह हुआ है कि हम एक काम मुकम्मल कर चुके थे, पेपर भी लिख चुके थे, और जब हम उसको पब्लिश करवाने वाले थे, तो हमने देखा कि वही काम जो है हम्म पब्लिश हो चुका है, या हम्म उस वक़्त पब्लिश हुआ है जब हम उस काम को कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल हूबहू वही काम। तो फिर राइट। हमें वो काम रिट्रैक्ट, एक दफ़ा तो हमें रिट्रैक्ट करना पड़ा कि हमने वो सारा काम, हम्म अपने 1 साल की मेहनत जो हमारी थी, वो पेपर लिखा हुआ था, उसको हमने फिर साइड पर कर दिया कि बस छोड़ दो, ये काम नहीं। और मेरा प्रोफ़ेसर जो है वो हमेशा जो एडवाइज़र था उसमें पीएचडी में, वो कहता था कि ये काम अगर हो गया है, वो नॉवेल नहीं है, तो हम उसको परस्यू नहीं करेंगे। और फिर एक दफ़ा इस तरह से हुआ हमारे साथ कि हमने एक काम था वो कंप्लीट कर लिया, और वही काम जो है पब्लिश हो गया। अब जो बंदा पब्लिश करता है, वो पब्लिकेशन का प्रोसेस भी कोई इतना जल्दी नहीं होता कि आपने जर्नल को भेजा है, उसने फ़ौरन उसको पब्लिश कर दिया। जब आप उसको भेजते हैं किसी जर्नल को, आप कोई भी पेपर उठाकर देख लें, उसके ऊपर लिखा होता है कि डेट व्हेन पेपर वाज़ रिसीव्ड, डेट व्हेन इट वाज़ एक्सेप्टेड, डेट व्हेन इट इट केम ऑनलाइन। तो पुराने पेपर्स के ऊपर भी लिखा होता था कि कब वो पेपर भेजा गया है। तो उसमें 6 माह, 1 साल, बाज़ औक़ात 1.5 साल, 2 साल तक इस प्रोसेस, पूरे पीयर रिव्यू, बैक एंड फोर्थ प्रोसेस होता है। वो कमेंट्स दे रहे होते हैं, आप उसको ठीक कर रहे होते हैं पेपर को, फिर वापस भिजवा रहे होते हैं। रिव्यूअर्स के पास टाइम नहीं होता, एडिटर के पास टाइम नहीं होता, जर्नल में बहुत ज़्यादा लाइन में पेपर्स होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एक दफ़ा इस तरह हमारे साथ हुआ कि हमने वो काम किया, और वो जो है, वो इस लेवल का काम था कि वो बहुत अच्छे जर्नल में जा सकता था, हमारी फ़ील्ड के एडवांस मटेरियल्स या नेचर मटेरियल्स वगैरह। तो वो, लेकिन वो काम जो है किसी और ने पहले ही पब्लिश कर दिया। फिर हमने वो काम, हमारा थोड़ा-सा उससे मुख्तलिफ था, तो वो हमने किसी छोटे जर्नल में भिजवाया। अगर वो पेपर हम्म। पब्लिश ना होता, तो हमारा बहुत अच्छे जर्नल में जाता। तो और बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि आपको पता नहीं होता, आप एक काम कर रहे होते हैं, और वो ही काम जो है, बिल्कुल जब आप उस पे अच्छा खासा काम 60-70% कर चुके होते हैं, और आप जब उसको लिखने बैठते हैं, क्योंकि बाज़ बार इस तरह से होता है कि आपने सारे रेफ़रेंसेस नहीं देखे होते, या एक दफ़ा आपने उस चीज़ के सारे पेपर्स पढ़ लिए, आपने काम शुरू कर दिया, और जिस दौरान आप काम कर रहे हैं 6, 7, 8 महीने, उस दौरान कुछ पेपर्स उसमें आ गए हैं जो आपकी नज़र से नहीं गुज़रे, और जब आप लिखने बैठते हैं, आप दोबारा से सर्च करते हैं, आप रेफ़रेंसेस दे रहे होते हैं, बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं, उस वक़्त आप देखते हैं कि आपका वो काम पहले से हुआ होगा। तो इस दौर में जहाँ जहाँ इंटरनेट है, गूगल है, आपके पास वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, हमारे पास टूल्स हैं इंटर साइंटिफिक, जो एकेडेमिया और रिसर्च में, जिनसे आप अपनी फ़ील्ड के पेपर्स ढूँढ सकते हैं बआसानी पूरी दुनिया से। उसमें अगर ये हो सकता है, तो उस वक़्त तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कोई चीज़ नज़र से ना गुज़री हो। इस तरह से कई लोगों का काम इंडिपेंडेंट
रिसर्च से आपने देखा होगा केमिस्ट्री में कई एग्जांपल्स हैं, फिजिक्स में कई एग्जांपल्स हैं कि एक ही वक्त में दो साइंसदान जो हैं थोड़े से वक्फे से एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पेपर लिखते हैं, और कई दफ़ा नोबेल प्राइज़ भी दोनों को इकट्ठा दिया जाता है, या उस मॉडल का नाम या उस थ्योरी का नाम उन दोनों इंडिपेंडेंट जो काम उन्होंने किया होता है उसके नाम पर होता है। तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। और जहाँ तक जो पर्सनल क्लैश की बात है, उसमें आप अगर वो जो एक एग्जांपल दी जाती है, नॉर्मन डॉम्बी जो हैं उनके उसको आर्टिकल कहते हैं। पहली बात तो ये है कि वो आर्टिकल नहीं है, वो आर्कसिव जो है वो एक ओपन आर्काइव होती है जहाँ पर कोई भी बंदा अपना पेपर जो है शाया कर सकता है, और उसका कोई पीयर रिव्यू नहीं होता, यानी उसको किसी और ने लोगों ने नहीं पढ़ा होता। वो एक, और वो पेपर भी नहीं है, वो एक ओपिनियन पीस है बेसिकली। इट इज़ नॉट अ रिसर्च पेपर, इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक पेपर। और उसके अंदर क्लियरली उन्होंने एंड पे लिखा हुआ है कि आई थैंक ग्लाशो फॉर हेल्प इन राइटिंग दिस पेपर, यानी कि उन्होंने ग्लाशो के साथ मिलकर जो है वो चीज़ लिखी थी। और फिर ग्लाशो ने बाद में जो अपना इंटरव्यू दिया था, जो 2019 में एपीसी की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ था, उसमें वो उसी पेपर का हवाला दे रहे हैं। तो ये एक दूसरे को कोट कर रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि माय वर्ड अगेंस्ट योर्स। जबकि ग्लाशो की अपनी जो स्पीच थी नोबेल प्राइज जीतने के वक्त की, उसमें वो खुद डॉक्टर सलाम के काम को सराह रहे हैं, और बेसिकली जो उनका अपना वाइनबर्ग के साथ जो क्लैश था, तो उसकी वजह से इस तरह से जो है साइंसदानों के दरमियान में, जिस तरह आपने कहा, पर्सनैलिटी क्लैश और बहुत सारी, और इंसान है ज़ाहिर है, हम सारे भी, तो ये लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक हाई पेडेस्टल पर रखा होता है कि बिल्कुल नहीं जी राइट परफेक्ट होंगे, वी आर नॉट परफेक्ट राइट पीपल, वी आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स। तो वो भी इस तरह से ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके दरमियान ये इस तरह से हो जाता है। तो जो उनका आपस में जो क्लैश था, वो कोई कोई मायने नहीं रखता, जिस तरह आपने कहा कि जो बिगर वर्क होता है। फिर मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूंगा कि हमारी लैब में इस तरह से, जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो मेरे कुछ दोस्त थे, उनके साथ हमारी जो है किसी बात पे आर्गुमेंट हो गया थोड़ा बहुत, तो वो कीना उन्होंने अपने दिल में रख दिया। तो हमारी लैब में एक मेरा जो ग्रुप था, जो काम था, वो बिल्कुल सेपरेट था, और वो मेरी फील्ड जो थी, मैंने फर्स्ट टाइम उस पर काम कर रहा था लैब में। तो बाद में एक हमारा एक इराकी कोलीग आया पीएचडी के लिए, तो वो भी मेरे साथ काम करना शुरू हो गया। फिर एक और भी हमारी कोलीग थी, तो हम 3 बंदे इस पर काम कर रहे थे। वो उसको जाकर कहते हैं कि ये जो आकिफ़ का काम है, ये सही नहीं है, ये गलत काम करता है, ये खुद से डेटा बनाता है, और इसके मटेरियल्स एक्चुअली काम नहीं करते। तो इस तरह से जो है वो होता है। तो वो लड़का मेरे पास आके मुझे कहता है कि ये तो इस तरह कह रहे हैं कि तुम्हारे मटेरियल्स काम नहीं करते, और इससे जो है वो रिजल्ट्स नहीं आते जो तुम क्लेम करते हो। तो मैंने उसको कहा, आओ मेरे साथ। मैंने अपना मटेरियल उठाया, मैंने कहा तुम अपना कोई मटेरियल उठा कर ले आओ, कोई भी, मेरे साथ चलो। उसको लेकर गया, तो हम क्लोरीमेट्रिक एसिड्स, आपको पता होगा, वो करते थे, जो एंजाइम एसिस, जिसमें आप वाज़ेह तौर पे कलर चेंज से पता चल जाता है राइट कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। राइट राइट तो वो क्लोरीमेट्रिक एसिड, मैंने कहा आओ इसका करते हैं। तो आपके मटेरियल का भी करते हैं, सेम कंसंट्रेशन लेते हैं, मेरे मटेरियल का भी सेम कंसंट्रेशन, डाइल्यूशंस बनाई, सेम कंसंट्रेशन सारी चीज़ों की, सारे मटेरियल्स की। और जब हमने मिक्स किया 2 ट्यूब्स में, तो मेरे मटेरियल का विद इन सेकंड्स कलर चेंज हो गया, और उसके मटेरियल का जो था वो कलर चेंज हुआ। तो वो फिर हैरान हो गया, वो फिर मुझे कहता है कि यार ये आपके अपने मतलब कंट्री मेट्स हैं, और इस तरह से वो क्यों इस तरह से आपके पीछे इस तरह से इन्होंने झूठ बोला है। तो आई वाज़ लाइक इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि जब मैं पब्लिश करूँगा अपना काम, आगे जो पीयर रिव्यू कर रहे होंगे, वो एक्सपर्ट्स होंगे अपनी फ़ील्ड के, साइंसदान होंगे, तो वो जो है वो देख लेंगे मेरा काम सही है या नहीं। मुझे इनके ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं माय वर्क फॉर इटसेल्फ। तो वही हुआ। फिर जब मैंने राइट अपना वो काम, हमने बड़े अच्छे-अच्छे जर्नल्स में, जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के, वाइलेक जर्मनी के और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के जर्नल्स में वो काम हमारे पब्लिश हुए, अभी तक हो रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या ओपिनियन देता है। जो फैक्ट्स होते हैं, बिल्कुल जो साइंस बिल्कुल होती है, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। राइट राइट Hassan, anything else you want to say? या आई मीन क्या कहते हैं, अभी वो जो ये आखिर सबने जो 2 दिन बातें की, आई थिंक उसकी कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दी जा सकती हैं। और एक तो ये कि ऐसा बिल्कुल होता है कि
क्या कहते हैं, एक पेपर आपने जो लिखा है इस जमाने में भी, जब गूगल है और आपके पास और भी मैचिंग टूल्स हैं, तो कि आपने एक पेपर लिखा है और आप जब वो पेपर सबमिट कराने लगे तो आपको पता लगा कि एक और पेपर जो है वो अपीयर हो गया। तो कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारी फील्ड में कि कुछ लोग ना ये लिख देते हैं पेपर के एंड, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन के एंड पे लिख देते हैं, या फिर क्या कहते हैं एंड में नोट बना के लिख देते हैं कि देयर इज सम ओवरलैप विद दिस पेपर, राइट, और वो साइड कर देते हैं उस पेपर को। या फिर ये कहते हैं कि व्हेन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वाज इन प्रिपरेशन, दिस डॉक्यूमेंट या दिस मैन्यूस्क्रिप्ट अपीयर्ड, राइट। तो ये हम्म बिल्कुल होता है इस जमाने में भी, राइट। तो 60s में ये बहुत मुश्किल था ट्रैक करना कि वो उसने कौन सा काम कर दिया। और क्या कहते हैं, एक और भी एग्जांपल दी जा सकती है यहाँ पे, जो कि मैथ्स से है। मैथ्स में भी एक बड़ी फेमस एग्जांपल थी, आई थिंक 2015-16 की बात है, कि एक टेरेंस टाउ एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, उसने और बेन ग्रीन और ये यूके का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, इन लोगों ने मिलकर काम किया था प्राइम नंबर्स के ऊपर। और मुझे अच्छे अच्छे से याद है कि उनका जो पेपर अपीयर हुआ था 20 अगस्त को, साल मुझे याद नहीं है, 2015 था शायद। और अभी ये 2022 का फील्ड्स मेडलिस्ट था जेम्स मेनार्ड, तो उसने भी वही काम किया था, और उसका पेपर अपीयर हुआ था 21 अगस्त को, सेम काम, राइट। तो ये जो फील्ड, और टेरेंस टॉप भी फील्ड्स मेडलिस्ट है, राइट। तो ये जो फील्ड्स मेडलिस्ट लोग होते हैं, ये भी नहीं पता कर पाते, राइट। ऐसा नहीं कि आपने अगर नोबेल प्राइज जीता हुआ है या फील्ड मेडल जीता हुआ है तो आप कोई ज्यादा अच्छे हो ये पता करने में कि कौन क्या काम कर रहा है, राइट। तो वहां पे भी ऐसा बिल्कुल होता है। और दूसरी बात ये कि अभी वो कह रहे थे कि सलाम और वाइनबर्ग जब वो काम कर रहे थे तो उनको नहीं पता था कि ये काम नोबेल प्राइज जीत जाएगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई थिंक पहले 3 साल या पहले 2 साल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक पहले 2 साल जो है सलाम और वाइनबर्ग का जो पेपर था, खासतौर पर जो वाइनबर्ग का पेपर है उसकी हिस्ट्री बड़ी अच्छे से क्या कहते हैं ट्रैक हो जाती है, कि उसको कोई साइटेशंस नहीं मिली थी, राइट। राइट क्योंकि राइट उसकी जो थियरी थी उसके अंदर मैसिव वेक्टर बोसॉन थे, और मैसिव वेक्टर बोसॉन की जो थियरी होती है उसको नॉर्मलाइज कैसे करना है, उस वक्त सही तरह टेक्निक्स डेवलप नहीं हुई थी। तो जो उन्होंने जिक्र किया 71 के पेपर का, वो टूफ्ट का पेपर था, जिसमें उसने बाय द वे 2 पेपर्स लिखे थे। मैंने आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने जवाब भी दिया था कुछ एलिगेशंस का, उन्होंने गलत पेपर लगा दिया था वीडियो में, वो दूसरा वाला पेपर लगा दिया था टुफ्ट का। वो 2 पेपर थे टुफ्ट के, इस एक में उसने मैसलेस गेज फील्ड्स की बात की थी, एक में उसने मैसिव गेज फील्ड्स की बात की थी। तो मैसिव गेज फील्ड्स वाला जो था वो पेपर जो था वो इंपॉर्टेंट था सलाम और वाइनबर्ग के काम के लिए, उन्होंने दूसरा पेपर लगा दिया था। एनीवे, तो वो उस पेपर के बाद जो है उनको पता, लोगों को समझ आया कि ओके ये काम जो है कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है सलाम और वाइनबर्ग का। और एक और बात ये कि कई दफा ऐसे होता है कि लोग सेम टाइम पे चीजें डिस्कवर करते हैं। फर्मी डिराक स्टेटिस्टिक्स जो है फर्मियंस के लिए, उसमें एक पेपर बड़ा, सॉरी पे एक लेटर बड़ा मशहूर है, कि वो फर्मी ने डिराक को लेटर लिखा था कि तुमने जो पेपर में काम किया ना ये मेरा काम है, राइट। तो फिर क्योंकि डिराक ने भी काम किया, फिर इसको पहले फर्मी स्टेटिस्टिक्स कहते थे और फिर अब इसको फर्मी डिराक कहते हैं, क्योंकि दोनों ने सेम ही काम किया था। तो इवन जो बिगेस्ट क्या कहते हैं लेवल पे लोग होते हैं, वो भी, उनके साथ भी ऐसा होता है कि वो एक काम जो कर रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि एक और बंदा भी यही काम कर रहा है। तो और मैंने सस्किन की एग्जांपल भी दी थी, ओके, वो सखर ऑफ कंडीशंस वाली एग्जांपल। तो सही ये सही हमेशा से होता है, इस वक्त में भी होता है जब हमारे पास ये सारे टेक्निक्स हैं, ये सारे टूल्स हैं। बिल्कुल तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि क्या कहते हैं अनहर्ड ऑफ है। आई मीन जो लोग काम करते हैं इन चीज़ों पे उनको पता ही चीज़ें होती रहती हैं। जो राइट द थिंग इज दैट के जिन लोगों को नहीं पता, जो एकेडमिया में नहीं है, उनको ज़्यादा आसान है कन्विंस करना कि ये कोई क्या कहते हैं एबनॉर्मल चीज़ हो गई है। जो लोग एकेडमिया में उनको पता है दिस इज वेरी नॉर्मल, ये होता है, राइट। और उसमें कोई मेलिशियस इंटेंट नहीं होता। राइट जी। वैसे भी ये है कि अगर आपका मकसद किसी को मेलाइन करना है तो फिर आप छोटी छोटी चीजें बहुत सारी निकाल सकते हैं, राइट। या मेलाइन करना बहुत आसान होता है, स्पेशली अगर आप बात भी उन लोगों से कर रहे हैं जो पहले से कन्विंस है कि ये बंदा जो है ये सही नहीं होगा, राइट। तो वो एक माइंडसेट है कि आपको अगर तलाश करनी है सिर्फ गलत बातें, तो छोटी छोटी बातों को करके ये मतलब हमारे या आम लोगों में भी ये होता है कि किसी भी रिश्तेदारों में भी होता है, किसी के खिलाफ छोटी छोटी बातें करके वो न्याय कहता सी, यो न्याय कहता सी, राइट। लेकिन आप बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बहुत छोटी बातें होती हैं जिससे उस शख्स के कैरेक्टर पे, उस शख्स के काम पे, उसके कंट्रीब्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ अभी तक डॉक्टर साहब के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब वो क्यों होता है वो एक अलग बहस है, वो हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल मुझे हमेशा ये एक कल्क होता है कि अल्लाह ताला ने हमें एक इतना बड़ा नाम दिया था
जिससे हम पूरी कौम के बच्चों को इंस्पायर कर सकते थे साइंस की तरफ आने के लिए, लेकिन हमने वो मौका जो है वो बिल्कुल ज़ाया कर दिया। तो डॉक्टर साहब, एनी लास्ट जी वर्ड्स यू वांट टू से? मुझे याद है कि हम 90s में जब फिजिक्स की बुक्स पढ़ते थे 9th 10th की, तो उसमें बाकायदा एक जो मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन में डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम था और पैराग्राफ उसमें लिखा होता था। उसमें अगरचे कि वो उसको मुतनाज़ा नहीं, एक न्यूट्रल सा पैराग्राफ था और उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन और पाकिस्तान के लिए जो वर्क थी वो सही। हम वी ग्रू अप विद दैट, बट दैट वाज लेटर रिमूव्ड फ्रॉम द बुक्स आफ्टर 2000। तो राइट, इस तरह से और जो है हमारी सिलेबस के अंदर जो उनके साथ जो काम किए गए हैं, जिस तरह अभी ये एसएनसी वगैरह सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर भी हुआ बिल्कुल। था, उसमें मेरे पास जो साइंस का करिकुलम था वो उसके लिए एक्सपर्ट रिव्यू के लिए आया था। तो मैंने उसमें देखा कि वो जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें उनकी कोई तुक की नहीं बनती। इवन ऑक्सफोर्ड जैसे जो पब्लिशर्स हैं वो जो हैं उन्होंने they are towing the line of the that ideological stance of the government at that time. Even now it has not been improved. तो वो जो है वो बुक्स मेरे बच्चे हैं उनको जब मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस, तो उसमें फाश गलतियाँ होती हैं उनके सही, सही। क्वेश्चंस आंसर्स में, उनकी जो थ्योरी है उसके अंदर, और ड्यू टू दैट मिसमैच विद द आइडियोलॉजी। तो सही, फिर वो जब आप बच्चों के ज़हन शुरू से ही इस तरह से बनाएं, और देखिए मैट्रिक तक तो हर कोई ही पढ़ता है साइंस, आगे फिर फील्ड्स हैं जो जाती हैं। तो जब आप जो 90% और 95% आपकी जो लिटरेट आप कह सकते हैं कि लिटरेट अवाम है जिन्होंने मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है, तो उन लोगों के जहन में ऑलरेडी आपने ये बायसेस डाली हैं। तो सही। फिर जब इस तरह की जो बातें होंगी, तो वो डेफिनेटली दे विल कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस बिकॉज दे सही। आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो उस सिलेबस की इम्पोर्टेंस जो है वो उस पर बात करना ज़रूरी है। और सेकेंडली जो देखें जो नोबेल प्राइज़ विनर्स होते हैं वो भी बाद में भी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं बन सकती हैं, और वो परफेक्ट नहीं होते हैं, उनके उनके अंदर भी फॉल्ट्स होते हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग। और सही। अब देख लें ल्यूक मॉन्टेनियर की एग्जांपल है, जो वो नोबेल प्राइज़ विनर थे वायरोलॉजी में, उनकी फील्ड थी, लेकिन उन्होंने बाद में अपने एक जर्नल निकाला और उसके जिसके एडिटर थे उसमें खुद ही एक पेपर पब्लिश किया जिसको होम्योपैथी वाले अक्सर कोट भी करते हैं, वो सही। किसी और फील्ड के मेमोरी इफेक्ट वाला। तो राइट। वो उनकी फील्ड ही नहीं है, उनका काम ही नहीं है, वो वायरोलॉजी के बंदे हैं। आपका क्या काम है मेडिसिन के साथ या केमिस्ट्री के साथ सही, सही। कि आप उसके ऊपर पेपर, वो भी खुद अपने जर्नल में, इट मींस इट वाज नॉट पीयर रिव्यूड और इट डिडंट गो थ्रू द थॉरो साइंटिफिक प्रोसेस। तो सही। उसको लोगों ने पिक कर लिया क्योंकि आगे उसको यूज़ करने वाले थे। इस तरह से वाटसन की पर्सनैलिटी के ऊपर बाद में कंट्रोवर्सीज बनी थी, और बहुत सारे बिल्कुल। इस तरह नोबेल लॉरेट्स हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उनके ऊपर भी इस तरह से बनी है। तो ये चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन उनका जो असल काम है उसके सारे मुद्दा होते हैं। अब जो ल्यूमन टेनियर का जो उन्होंने मेरे ख्याल से वायरोलॉजी में एड्स के ऊपर काम था उनका, मुझे अभी सही से रिकॉल नहीं कर रहा। तो वो काम जाना पहचाना काम है, डिस्पाइट हिज कंट्रोवर्शियल पोजीशन ऑन अदर थिंग्स। बिल्कुल। दूसरी चीज़ों पर बिल्कुल। वो मुतनाज़ हैं, लेकिन वो काम उनका अपनी जगह मुस्तनद है। और इस तरह से सही। बाकी जो लोग भी हैं, तो ग्लाशो वगैरह जो हैं वो भी, उनके भी अंदर जो है एक जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखें जो इंटरव्यूज़ भी इनके पब्लिश हुए हैं वो डॉक्टर सलाम की डेथ के बाद, और जो है वो लोग ही मौजूद नहीं है जो जवाब दे सकें। और जब वाइनबर्ग जब ये 2011 में जो नॉर्मन टॉम्बी का पेपर आया था, तो उस वक्त उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि इस चीज़ का जो है वो जवाब दिया जाए कोई। और नॉर्मन टॉम्बी के बारे में आप देखें कि हसन बात कर रहे थे रिकमेंडेशन लेटर्स की, तो वो खुद जो है डॉक्टर सलाम के रिकमेंडेशन लेटर की बेस के ऊपर उनको उन्होंने पीएचडी की थी, उन्होंने डॉक्टर सलाम से पेपर लिया था, ये रिकमेंडेशन लेटर लिया था। तो ये एक इनग्रेटफुलनेस भी हो सकती है, आप कह सकते हैं कि नाशुक्री कि आप एक बंदे जिसका आपको ऊपर एहसान है उसके बारे में इस तरह से बात करते हैं। राइट। और दूसरी बात ये है कि रिकमेंडेशन लेटर में वो
एक हजरत वीडियो में कह रहे थे कि खुद लिख के रिकमेंडेशन लेटर उसने प्रोफेसर को दिया, तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। मैं स्टूडेंट्स को अक्सर रिकमेंडेशन लेटर लिख कर देता हूँ, मैंने खुद लिखवाए हैं। तो हमें प्रोफेसर्स कहते हैं हाँ भाई आप अपनी जो है ना हमें नहीं याद कि बिल्कुल हमने आपको क्या पढ़ाया था और आपके कोर्स में बिल्कुल कितने मार्क्स आए थे, तो आप खुद डिटेल्स अपनी लिख कर मुझे ला दें, मैं साइन कर दूंगा उसको एडिट करके। तो सही हम सही वो डिटेल्स लिखते हैं कि ये प्रोफेसर जो है वो हमें कैसे जानता है, हम उसको कैसे जानते हैं, हमारा क्या इंटरेक्शन था, उन्होंने हमें क्या पढ़ाया है, किधर सुपरवाइज किया है, उस कोर्स में हम कितने टॉप 10% में, टॉप 5% स्टूडेंट्स में थे, या हमारा ये स्कोर था फलां फलां फलां, और नीचे आई रिकमेंड हिम फॉर दिस थिंग एंड ही इज़ एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक एंड पैशनेट अबाउट हिज वर्क एक्सेट्रा। तो वो सही फिर वो जब प्रोफेसर उसको देखते हैं, वो उसमें से कट उसको एडिट करते हैं, और जो चीज़ें उनको मुनासिब लगती हैं और जो रिकमेंड करना वो चाहते हैं वो करते हैं। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और आपको आगे एडमिशन नहीं मिलता। अभी तक हम जो है ना मेरी पीएचडी को 6 साल हो चुके हैं, और अभी भी कई जगह मैं अप्लाई करता हूँ तो वो कहते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर बाय योर पीएचडी सुपरवाइजर। तो मेरे राइट पीएचडी जो राइट एडवाइजर है उसका रिकमेंडेशन लेटर अभी तक जॉब्स के लिए मुझे रिक्वायर्ड होता है, वो मैंने एक दफ़ा बनवाया हुआ है। और बाज़ बात इस तरह से होता है कि बाद में आपको वो कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंशियल रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। सही और वो आपको सही लिंक देते हैं कि ये या आप ईमेल उनको देते हैं अपने प्रोफेसर्स की, वो उनको ईमेल करके कहते हैं कि इस बंदे के बारे में हमें ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स लिख कर दो, एक पैराग्राफ लिख कर दो, ये रिकमेंडेशन लिख कर दो। यानी वो कॉन्फिडेंशियल होता है, आपको पता ही नहीं होता कि आपके प्रोफेसर ने सही आपके बारे में क्या रिकमेंडेशन दी है। सही तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइंटिफिक प्रोसेस का हिस्सा हैं, जब आप लोगों के ज़हनों में प्री कंसीव्ड नोशंस होती हैं और वो रेडी होते हैं इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। अभी मैंने एक रिसेंटली वो आर्टिकल भी लिखा था, आपने देखा होगा कि कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो जी कैसे जी जी साजिशी राइट नज़रियात फैलते हैं। तो उसकी राइट राइट साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, सोशल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस होती हैं। तो वो ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशंस जब लोगों के ज़हनों में होंगे, तो इस तरह का प्रोपेगेंडा और इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज जो एग्जैक्टली हैं वो ईज़िली राइट फैलती हैं। राइट वैसे आसान क्या कहते हैं मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें रिकमेंडेशन लेटर्स हमेशा ही कॉन्फिडेंशियल रहे हैं। मैंने आज तक कभी कोई रिकमेंडेशन लेटर खुद से नहीं लिखा अपने बारे में। आई थिंक मेरा ओपिनियन है कि कॉन्फिडेंशियल ही होने चाहिए। लेकिन जो लेटर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स खुद लिखते हैं, जैसे कि आके साहब ने कहा कि वो प्रोफेसर जो हैं वो एडिट करते हैं, लोगों के ध्यान में बैठा हुआ है कि वो कुछ भी लिख देगा तो वो कर देगा अप्रूव। ऐसा नहीं होता। ऐसा ऐसा नहीं नहीं कि वो ही लिख राइट देगा कि मैं राइट आइंस्टाइन हूं तो वो कहेगा ऐसा हाँ नहीं ठीक है। होता, प्रोफेसर की अपनी रेपुटेशन जो है वो स्टेक हाँ पे ऑफ होती है कि कोर्स। मैंने एक ऐसे एग्जैक्टली स्टूडेंट को रिकमेंड कर दिया जो आगे एग्जैक्टली जाकर राइट निकम्मा निकलेगा, तो वो तो लोग राइट कहेंगे ये कैसे तुम लोग रिकमेंड करते हो। राइट बिल्कुल राइट। तो क्या कहते हैं इसमें ये ना समझ लो कि अगर ऐसा हुआ भी है कि उन्होंने लिखवाया रिकमेंडेशन लेटर कि उन्होंने कुछ भी लिख दिया और उन्होंने कहा ठीक है ये मैं अप्रूव कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। राइट। तो ये बहुत सही इंपॉर्टेंट वैसे बात डॉक्टर है। सलाम ने वाकई गलती की थी उनको रिकमेंडेशन देकर। या आई मीन द थिंग इज दैट कि सपोज करेंगे जो डॉक्टर सलाम के बारे में जो इल्जामात लगाए गए हैं, सपोज करें वो ठीक होते हैं अगर, ठीक है, तो उनका नॉर्मल टॉपिक को करना चाहिए था जो उसने किया। आई थिंक करना चाहिए था। तो आई थिंक अगर किसी ने आप पे एहसान किया तो करो अगर वो गलत है। फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी मशहूर एग्जांपल थी, आई थिंक लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर से आई थिंक 2 साल पहले की बात है, कि स्टैनफोर्ड का जो प्रेसिडेंट था उसको रिजाइन करना पड़ा था। और क्यों रिजाइन करना पड़ा था? क्योंकि ये एक्सपोज हुआ था कि उसने अब जब वो पीएचडी कर रहा था आई थिंक, या उसके बाद उसने कुछ पेपर्स में जो इमेजेस ली थी वो दरअसल उसने फोटोशॉप से क्या कहते हैं चेंज यस की थी, यस वो यस एक्चुअल इमेजेस यस नहीं ली थी उसने। और राइट इट टर्न्स राइट आउट कि वो किसने एक्सपोज किया था? एक फर्स्ट ईयर स्टैनफोर्ड बैचलर स्टूडेंट ने। राइट, प्रेसिडेंट को एक्सपोज कर दिया था स्टैनफोर्ड के। हाँ बिल्कुल, देखिए जब कोई चीज़ फैक्चुअल होगी, जब फैक्चुअल होगी, राइट फैक्ट्स होंगे, एविडेंस होगा, उसको आप करें विदाउट टेकिंग अथॉरिटी, अपील टू अथॉरिटी के बंदा जो है ये मेरा प्रोफेसर था या सीनियर है, तो उसमें तो कोई शक नहीं राइट है। लेकिन ओपिनियन के देने में किसी के बारे में एक बुनियादी इखलाकी और एक मॉरल वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कोई बंदा जो है आपके साथ जिसने एहसान किया हुआ है, तो उसके बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन विदाउट एनी फैक्ट्स जो है ना वो ना दें। आई डोंट नो हिज पर्सनल रीजंस, लेकिन जनरली ऐसा कहीं भी मुनासिब नहीं समझा जाता। अच्छा लेकिन उसके राइट। अलावा भी अगर आप देखें ना कि बिग पिक्चर में आपको आप दुनिया की किसी भी बंदे को उठा के देख लें उसके बारे में कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा जो नेगेटिव राय रखता होगा राइट। तो आप ये नहीं करें कि आप सब बंदों की राय छोड़ के सिर्फ एक बंदे की राय पकड़ लें इसलिए कि उसकी राय जो आपको पसंद है राइट। यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट कि अगर 100 बंदे उसकी राय दे रहे हैं उसमें से 99 उसको सही कह रहे हैं, एक बंदा उसको गलत कह रहे हैं, तो यू हैव टू वे इट प्रॉपरली कि वो 99 बंदों की राय जो है
वो ज़्यादा मोतबर है कंपेयर टू उस एक बंदे के। हाँ, उस एक बंदे की राय जो है वो आपकी राय से मुताबिकत रखती हो, राइट। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी ये है कि आप अपना बायस उसमें शामिल ना करें, बिग पिक्चर को देखें। तो वो हमें मतलब कोशिश करनी चाहिए सबको कि जब डॉक्टर साहब के बारे में हम ऐसी आरा पढ़ते हैं तो ये जहन में रखें कि वो एक जनरल व्यू है लोगों का, मेजॉरिटी व्यू है साइंसदानों की, या सिर्फ एक या दो लोगों का व्यू है। और अगर एक दो लोगों का व्यू साइंसदानों की जो जनरल राय है डॉक्टर साहब के बारे में उससे में मुताबिकत नहीं रखता, तो फिर हमें उसको इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए कि हम बाकी सब की राय को छोड़ के सिर्फ एक दो बंदों की राय पकड़ लें। राइट। और आप ये नोट करें कि जो डॉक्टर सलाम की कंट्रीब्यूशन के बारे में वो कह रहे थे कि 800-900 ग्रेजुएट्स हुए हैं उधर आईसीटीपी से, तो हज़ारों कोई ग्रेजुएट्स नहीं निकले। मतलब दिस इज़ सच काइंड ऑफ इडियोटिक रिमार्क। आप उनकी डॉक्टर साहब की कंट्रीब्यूशन सिर्फ जो है वो आईसीटीपी नहीं है, बल्कि फ़िज़िक्स के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए है, पाकिस्तान के लिए है। अभी तक जो है यहाँ पर चाइना में चाइना, मलेशिया, ब्राज़ील, आई थिंक इस तरह 4-5 कंट्रीज़ थे, वहाँ पर ये स्कॉलरशिप थी एक टोआस के नाम से, द थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज़ की जो वो इदारा डॉक्टर सलाम चला रहे हैं, और उसमें हज़ारों लोगों ने पीएचडीज़ और मास्टर्स की हैं और पोस्ट डॉक्स की हैं। ये अभी रिसेंटली वो मेरे ख़्याल से अभी भी है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये स्कॉलरशिप है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स जो लायक स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है और अच्छा खासा स्टाइपेंड दिया जाता है, अकोमोडेशंस, यूनिवर्सिटी की फ़ी वगैरह। हमारी लैब में मैंने भी इसके लिए अप्लाई किया था, इसी फेलोशिप पे काइंड ऑफ मेरी जो पीएचडी थी उसी पे हुई थी। बहुत सारे और हमारे कोलीग्स हैं, वो उन्होंने टवास पे पीएचडी की है और अभी भी कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। और अभी उसका नाम चेंज करके उन्होंने एएनएसओ रख दिया, फेलोशिप वो चल रही है। और उसमें पोस्ट डॉक्स जो फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, जो विजिटिंग स्कॉलर्स हैं वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए रिसर्च करते हैं। तो ये और आप सर्न के साथ जो इनका एनसीपी का काम है, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम फिजिक्स सेंटर जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो तो ये चीज़ें सारी जो छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और इस तरह के जो कुछ इल्मी बौने जो हैं वो कुछ वीडियोज़ बनाकर इस तरह की बातें करके किसी भी साइंसदान की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशंस को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लोग यकीन कर लेते हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस होती हैं, इसीलिए मेरा ख़्याल है बात करनी ज़रूरी है कि लोगों को हक़ाइक़ पता चल सकें और वो साइड पता चले जो कि कॉमनली उनको नहीं बताई जाती। ना मीडिया में, ना सिलेबस के थ्रू, और ना ही लोग भी अमूमन एहतियात करते हैं बात करने में, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं। तो ये एक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों तक हक़ाइक़ और शवाहिद पहुँचाएँ। बिल्कुल। राइट। मैं क्या लग रहा कि जैसे आप लोग पहले बात कर रहे थे ना कि कोई भी आप इंसान को ले आए, उसको मलाइन कर अगर आपने करना है तो वो किया जा सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई भी साइंटिस्ट का नाम बताओ जो मशहूर साइंटिस्ट है, मैं आपको उनके बारे में कोई ऐसी बात बता सकता हूँ जो कि बहुत नेगेटिव होगी। राइट। क्योंकि ऐसा होता है, वो इंसान है सबके सब। तो अगर सपोज करो किसी ने डॉक्टर सलाम को मलाइन करना है, अब ये शायद बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, मैं कहता हूँ बड़ा आसान है डॉक्टर सलाम को मलाइन करना। आई थिंक मैं समझता हूँ उनकी शख्सियत में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको यूज़ करके इनको मलाइन किया जा सकता है बड़ी आराम से, लेकिन उनके Yep. काम को मलाइन नहीं किया जा सकता। आई डोंट थिंक उनके काम को मलाइन किया जा सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फ्रिट्ज हाबर एक नाज़ी था, ठीक है। फ्रिट्ज हाबर एक बहुत वेल नोन केमिस्ट, नोबेल लॉरिएट है। बट वो इंसान है जिसकी वजह से आज हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि जी, अगर वो ना होता तो फर्टिलाइजर्स ना होते और इतनी फूड प्रोडक्शन नहीं जी। हो सकती, लेकिन वो नाज़ी था। राइट। तो अब अगर आप उसके इस काम को ले लो कि वो नाज़ी था, तो उसकी ये वाली जो कंट्रीब्यूशन है जिसकी उसकी वजह से हमें खाना मिलता है, वो भी फारिग हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, उसकी वजह से हमें राइट, मिलता है खाना, हाँ, लेकिन वो नाज़ी था। 8 अरब राइट, लोग हैं, उसमें एक बड़ी वजह जो है वो ये हैबर्स प्रोसेस की, फर्टिलाइज़र्स और सही। फूड की अवेलेबिलिटी है। जी। राइट। चलिए सर, लेट्स ट्राई टू रैप इट अप। एनी लास्ट मिनट कमेंट्स डॉक्टर साहब? वी स्टार्ट विद यू। जी, बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे सामने कोई इस तरह की बात आए, तो मेरा ख़्याल है कि हमें
जो है अपनी बायसेस को, अपने जो प्री कंसीव नोशंस हैं या इत्तेकादात हैं, उनको साइड पर रखकर हक़ाइक़ और शवाहिद को देखना चाहिए एक दफ़ा, और खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ सोचना चाहिए कि और जो बंदा ये बात कर रहा है उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि वो क्यों ये बात कर रहा है, और उसके बाद ही हमें कोई फ़ैसला करना चाहिए। जस्ट जंपिंग ऑन द कंक्लूजन इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। उससे बहुत नुकसान पहुंच सकता है जो इल्मी चीज़ों को और आपकी आने वाली नस्लों को। सही। हसन। मैं भी आई थिंक यही बात कहूँगा कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें आपके सामने आए तो क्या कहते हैं, रिसर्च कर लिया करें बस। बस यही कहूँगा राइट। मैं कि आप सिर्फ इसलिए ना किसी, इंक्लूडिंग अस, हमारी किसी भी बात को या किसी की भी किसी बात को सिर्फ इसलिए ना मान लें क्योंकि आप उस बंदे को पसंद करते हैं। डजेंट मैटर कि आप कितना बिल्कुल। पसंद करते हैं किसी इंसान को, वो जो भी कह रहा है या कह रही है उसको रिसर्च करें। बाय द वे, मैं थोड़ी देर पहले कह दिया वो नाजी था, वो जर्मन नेशनलिस्ट था और उसने वॉर क्राइम्स किए थे हार्वर्ड ने, नाजी नहीं था वो, हम्म, क्योंकि वो बात की बात। एनीवे, मैंने बस ये कहना था, आप रिसर्च कर लिया करें। आपको अगर आपको कोई भी कुछ बताए तो, सही। इंक्लूडिंग मी एंड हम तीनों के बिल्कुल। समेत। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। बस यही आखिर में कहना चाहूँगा कि आप दोनों ने जो बात की उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम जब हकायक को देखते हैं तो हमें, हमारी ये अखलाकी जिम्मेदारी है कि अपने तासुबात से हटकर हकायक को देखें। हाँ, वो बात हमें अच्छी लगती है नहीं लगती, लेकिन हमें हकायक को देखना है। और उसके लिए किसी एक शख्स का बयान जो है वो काफ़ी नहीं होता। हमें बिग पिक्चर में देखना चाहिए कि उस फील्ड के लोगों की, या जिस मामले पे बात हो रही है, उस मामले के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मेजॉरिटी ओपिनियन क्या है। उस तरह से हमें पता चलता है कि हकायक क्या है। एक शख्स जो हमें वैसे अपील करता है, वो हो सकता है कि वो गलत बात कर रहा हो सकता है कि वो दयानतदारी से वो गलत बात कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो बदयानती से गलत बात कर रहा हो। लेकिन किसी शख्स की राय को, चाहे मेरी हो, आपकी हो, डॉक्टर सलाम की हो, किसी भी शख्स की हो, एक शख्स की राय को कभी आप वैल्यू नहीं देते। साइंटिफिक जो काम है उनका, वो उनकी राय नहीं है, वो उनकी पर्सनैलिटी नहीं है, उसका उनके अकायद से या उनके नेशनलिज्म से या उनके जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो मरूजी हकायक होते हैं जो साइंटिफिक कम्युनिटी डिसाइड करती है कि वो सही है गलत है। वो कोई शख्स जो है वो बाद में वीडियो बना के उसको सही या गलत नहीं करता। बहरहाल, डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, हसन आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ कहना और चाह रहे हैं? जी। जी कदीर जरूर। साहब, एक छोटी सी एडिशन करूंगा। एक बुक है जरूर। द डेथ ऑफ एक्सपर्टीज, टॉम जी। निकलस की। तो वो जी। मैं ऑडियंस को जो है ना वो रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप वो पढ़ें। उसमें ये जरूर। इसी हवाले से जो हम बातें कर रहे हैं, आपको जरूर। मज़ीद तफसील से अच्छी बातें मिल सकती हैं। जी। जी तो आपसे दरख्वास्त है, हम जब ये वीडियो साइंस की दुनिया पे लगाएंगे तो वो फिर कमेंट में आप वो लिंक दे दीजिएगा किताब का, ताकि अगर किसी को ज़रूर। किताब देखना हो तो वो उस लिंक से वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और साइंस की दुनिया के मेम्बरान से मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप गौर से सुनिएगा। एक्सपर्ट्स ने जो डॉक्टर साहब के बारे में बताया है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उसको स्टडी कीजिएगा, खुद भी स्टडी कीजिएगा। डॉक्टर साहब जो हैं हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है, पूरी दुनिया में उनका नाम का डंका बजता है। तो हमें कम से कम इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए कि हम उनके काम को रिकग्नाइज करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।